हाँ, तो विस्तस का जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे सारे चैप्टर बहुत शानदार होते हैं कि स्टोरी टाइप होते हैं, और जैसा कि आपको पता ही अपन हर चैप्टर की पहले स्टोरी जानते हैं पूरी, और पूरी स्टोरी अगर दिमाग में फिट हो जाएगी तो कैसा भी क्वेश्चन अपन उसको छोड़ेंगे नहीं। तो चैप्टर नंबर 3 आपका ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जहाँ पर कहते हैं ना कि अर्थ का एंड हो जाए वहाँ पर, इसमें अपन जो तिशानी दोषी के द्वारा राइटर है जो कंप्लीट चैप्टर समरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, कंप्लीट वन शॉट अपन इसके अंदर करने वाले हैं इसको। पहले इसकी स्टोरी जानते हैं, पहले अपन इस पार्ट का निचोड़ मैंने पहले रख लिया इस बार कि इस चैप्टर में इस पूरी कहानी में है क्या क्या। देखो, इस कहानी में लेखिका की अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन है, मतलब लेखिका जो है वो अंटार्कटिका यात्रा कर रही है, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, आइस ही आइस है, ठीक है, उसकी यात्रा कर रही है। और अंटार्कटिका विश्व में सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप है, ठीक है। और पहले लेखिका इसके इतिहास के बारे में बात करती है, फिर लेखिका इस मानवीय प्रभाव की चर्चा करती है, विकास के नाम पर हमारी विचारहीन गतिविधियाँ, परिस्थितिकी और उससे प्रभावित जो रह रही है उसके बारे में बात करती है। और अंटार्कटिका भी उनसे अछूता नहीं है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मतलब अंटार्कटिका जो कि आइस ही आइस है, 90% बर्फ़ पूरे संसार का इस अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर मिल जाता है, ऐसा मान लो पूरे संसार का, मतलब लगभग पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पर, सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़, आइस ही आइस। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वहाँ पर भी इस एटमॉस्फेयर की वजह से, इस पारिस्थितिक का मतलब समझ लो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ अपनी ऐसी हो गई है कि इस वजह से जो हैं ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिससे कभी बाढ़ का खतरा हो जाता है, अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी कुछ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ग्लेशियर पिघलने से। और वैश्विक गर्मी का खतरा वास्तव में बहुत, देखो कोई ज़माने में अपन अपने जो दादाजी से भी दादाजी जो थे वो कहते हैं कि उनके टाइम पर ये एसी, पंखे, कूलर नहीं हुआ करते थे और इतनी गर्मी थी भी नहीं, और वो बिना पंखों के भी बोल रहे हैं कि रह जाते थे, पेड़ पौधों के नीचे सो जाते थे, इतनी नॉर्मल आजकल नहीं रह सकते क्योंकि टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाता है, और 50 प्लस में अब कहाँ बाहर लू चलती है एकदम खतरनाक तरीके से, क्योंकि ये सब अब अपनी इस एनवायरनमेंट को अपने भयंकर डिस्टर्ब कर दिया, ये सब कारण ही है। इस वजह से वैश्विक गर्मी जो है मतलब कि जो है ग्लोबल हीट जो हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा वास्तव में बढ़ रही है। और पर्यावरण में जो होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन है वो भविष्य में बड़ी हानि, अपने फ्यूचर में बड़ी हानि कैसे पहुँचा सकते हैं, इसका अध्ययन भी जो लेखिका के अंटार्कटिका को बिल्कुल सही स्थान पाती है कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों को अंटार्कटिका यात्रा उन्हें प्रकृति में संतुलन के सौंदर्य का ज्ञान करा सकती है। कभी आपको मौका मिले जरूर अंटार्कटिका जाना, शानदार जगह है, या तो कभी एक साथ ही चलेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो क्या सिस्टम है वो पता कर लेंगे। और ये बहुत लाभदायक है क्योंकि विद्यार्थी भविष्य के नीति निर्माता होता है, ये अगर कोई चीज़ को जान लेंगे तो ये ज़रूर, क्योंकि फ्यूचर तो इस यूथ का ही है, यूथ का मतलब युवा पीढ़ी का ही है, इसलिए विद्यार्थी भविष्य नीति के निर्माता होते हैं। ये तो चलो पाठ का निचोड़ था। अब चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने मतलब लेखिका ने स्वयं को एक रूसी अनुसंधान जहाज एकेडमिक शोकोलिस पर सवार पाया। मतलब ये एक जहाज का नाम है शोकोलिस, ठीक है, ये जहाज है, उसके ऊपर ये सवार होकर जाती है, जो कि रूसी है, रूसी अनुसंधान जहाज है। और पाया जो विश्व में सर्वाधिक ठंडे, सर्वाधिक सूखे और सर्वाधिक वायुग्रस्त यानी कि हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। जब मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर वास्तव में कदम रखा, उससे पहले मैं एक कार, हवाई जहाज और जलयान को मिलाकर, मतलब अपन भी कहीं जाते हैं तो एक साथ थोड़ी ना एयरपोर्ट से चले जाते हैं, कभी हम घर से अपन गाड़ी से निकलना पड़ता है, हो सकता है कभी अपन ट्रेन भी पकड़नी पड़ जाए, हो सकता है एरोप्लेन से जहाँ तक जाना जा सकता है एरोप्लेन से जाया जाता है, टाइम कम में बहुत कुछ डिस्टेंस। तो कुल मिला के एक कार से, एक एरोप्लेन से और जलयान यानी शिप जहाज़ों को मिलाकर 100 घंटे इन्होंने यात्रा में टाइम स्पेंड किया, ठीक है। इसलिए अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूभाग और आबादित नीले क्षितिज को देखकर मेरी पहली भावना राहत की थी कि चलो फाइनली पहुंच गए, एकदम सफ़ेद सफ़ेद पट्टी बिछी हुई, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़, तो फाइनली सोचा कि हाँ पहुंच गए। और उसके तुरंत बाद भावना आई गहरे आश्रय की, आश्रय इसके विस्तार पर कि इतना कैसे यार फैला हुआ है चारों तरफ बर्फ बर्फ, इसके अलग थलग होने पर कि कहाँ जाके अलग हो रहा होगा, मतलब अथाह बहर बर्फ बर्फ, एकदम सफ़ेद चादर बिछी हुई, ये सब इनके दिमाग में ख्याल आया। इतिहास का अंत 650 मिलियन लगभग 6500 लाख वर्ष पूर्व एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में अस्तित्व में था, ठीक है, क्योंकि ये गोंडवाना का ही एक हिस्सा है जो लगभग वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास ही केंद्रित था। उस समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, गोंडवाना बहुत गर्म था, अभी आगे बात करेंगे, अलग थी, अभी बर्फ है, मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था।
जलवायु बहुत गर्म थी, वनस्पति जगत और जीव जगत की विशाल विविधता को शरण देने के लिए उपयुक्त थी। 500 मिलियन यानी 5,000 लाख वर्ष तक गोंडवाना फला फूला। विश्व का रूप काफी कुछ वैसा ही हो गया जैसा कि हम आज उसे देखते। ऐसा था गोंडवाना का, क्योंकि ये गोंडवाना का हिस्सा अंटार्कटिका। ठीक है, कल्पना कीजिए भारत उत्तर दिशा की ओर धकेला जा रहा है, एशिया के विरुद्ध। एशिया मतलब अपन जैसे अपन भारत को कैसे पाते हैं, अगर अपन बात करें नॉर्थ की, उत्तर की, हिमालय कहाँ पर उत्तर में ही थे, तो ऐसे कट पेस्ट हुआ के ऊपर का जो छोर बनता है तब जाके हमें वहाँ पर छोटा सा हिमालय बनता है। तो वही है कि कल्पना कीजिए कि भारत का जो उत्तर दिशा, वो नॉर्थ साइड का जो डायरेक्शन की जो और अपन धकेले जाएं तो एशिया के विरुद्ध अट जाते हैं हम, फिर हम अट जाते हैं, जिससे इसकी ऊपरी सतह मुड़ जाती है, मुड़ तोड़ जाती है, ऐसे ना मुड़ तोड़ जाती है, क्योंकि बाउंड्री फिक्स हर कंट्री की बाउंड्री होती है, ऐसे मुड़ तोड़ जाती है और हिमालय का निर्माण होता है। बस फाइनली वहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है और दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जुड़ने जा रहा है। ठीक है, और एक मतलब ये वहाँ का सीन है कि ऐसा इंडिया का जो अपन अगर मैप देखें तो ऐसा है, ठंडी प्रध्रुवी धारा का निर्माण करने के लिए ड्रेक दर्रे को खोल रहा है, जिससे अंटार्कटिका बहुत ठंडा, उजाड़ और विश्व के सबसे निचले स्तर पर रह जाता है। ये सब कारण है, इस वजह से अंटार्कटिका सबसे नीचे रह जाता है, बिल्कुल उजाड़ में रह जाता है। ठीक है, और बहुत ठंडा भी है। पर मेरे जैसे एक सूर्य के पुजारी, भाई ये गर्मी में रहने वाला आदमी है, रहने वाली लेखिका तो एकदम गर्मी रहने वाली है, गर्मी के अंदर रहती है, तो इसलिए अपने आप को क्या कह रही है, सूर्य का पुजारी। जैसे अपन है, राजस्थान के लोग हो चाहे कहीं की भारत के नॉर्थ इंडिया कोई से भी लोग हो, वो सारे सूर्य के पुजारी हैं। यहाँ पर कौन सा बर्फ मिलता है, ठीक है, तो सूर्य के पुजारी हैं। दक्षिण भारतीय के लिए मतलब मेरे जैसे एक सूर्य के पुजारी दक्षिणीय भारतीय के लिए एक ऐसे स्थान पर 2 सप्ताह गुजारना जहाँ पृथ्वी के संपूर्ण बर्फ की मात्रा का 90% एकत्रित बर्फ मिलता है, बहुत ही भयावह संभावना थी। ठीक है, जैसे कि हमारे जो लोग, मैंने आपको बताया था ना, जो अपने राजा महाराजाओं के टाइम की बात है, जब इनको अंग्रेजों ने समुद्र दिखाया तो इनको कहा नहीं, तो अपवित्र जगह, हम तो इसमें पानी टच नहीं करेंगे, यात्रा तक नहीं करी, क्योंकि उन्होंने तो समुद्र देखा ही नहीं था। और जैसे जाके देखा, अरे बाप रे पानी पानी, तो बहुत चक्के रह गए। वही चीज़ जैसे बर्फ ही बर्फ देखा तो एकदम भयावह सीन बन गया। और ये एक ऐसी विशाल टेनिस गेंद में चलने जैसा है जो किसी भी प्रकार के मानव चिन्हों से रहित है। कोई वृक्ष नहीं, कोई विज्ञापन बोर्ड नहीं, यानी जो एड देते हैं ना डिफरेंट तरह के, वो कोई एडवर्टाइज बोर्ड नहीं है, कोई बिल्डिंग भवन नहीं है जहां आपका गहराई और दूरी तथा समय का सारा पृथ्वी संबंधी भाव समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म से लेकर विशाल चीज़ें अपनी दृष्टि में आती हैं, जैसे मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से लेकर जो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल, सबसे बड़ा जो समुद्री जीव है ब्लू व्हेल, और ये सब। और दक्षिण के 24 घंटे रहने वाले गर्मी के मौसम के प्रकाश में दिन बहुत विचित्र प्रकार से जारी रहते हैं, और एक सर्वव्यापी शांति जो मात्र कभी कभी होने वाले हिमस्खलन या नवजात बछड़े जैसी सफ़ेद बर्फ की चादर से बाधित होती हैं, इस स्थान को पवित्र करती रहती है। मतलब बहुत ज़बरदस्त जगह। आप इसको देख के ऐसा क्या लग रहा होगा आपको, है ना, कि आई सी बर्फ की बातें चल रही है। जलवायु परिवर्तन हमारे समय के सर्वाधिक जोश के साथ लड़े जाने वाले वाद विवादों में से एक है। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ़ की परत पूरी तरह पिघल जाएगी, ऐसा मतलब क्वेश्चन है कि क्या इस तरीके से जो अभी बर्फ़ पिघल रही है तो क्या इस तरीके से तो फिर ये पूरा पिघल जाएगा क्या आने वाले टाइम में? क्या गल्फ स्ट्रीम समुद्र की धारा बाधित होगी? क्या संसार का अंत उस प्रकार ही होगा जैसा कि हम जानते हैं? शायद हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो सकता है, शायद नहीं। जो भी हो, इस वाद विवाद में अंटार्कटिका एक बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक बिंदु है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि संसार में एकमात्र ऐसा स्थान है जिसने कभी किसी मानव जनसंख्या को संपोषित नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई जीव रहता नहीं है, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं बनी हो, इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसलिए इस प्रसंग में ये तुलनात्मक रूप से अनछुआ बना हुआ है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से इसलिए है क्योंकि इसके बर्फ की तहों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन अभिलेख दबे हुए हैं। 5 लाख पुराने इसके बर्फ की तह में, बर्फ के नीचे। और यदि हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अगर अध्ययन करें और जांच करें तो हमें अंटार्कटिका पर जाना चाहिए। अगर हमें पहले क्या था, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, अगर ऐसा इसके बारे में नॉलेज करना है तो हमें अंटार्कटिका पर जाना चाहिए। फिर देखो, ये कार्यक्रम स्टूडेंट्स ऑन आइस, हिम पर विद्यार्थी, जिस पर मैं सोकाल्सिक यानी जहाज का नाम है ये, क्या नाम है, सोकाल्सिक पर रहते हुए काम कर रही थी, एक स्टूडेंट एक तरीके से। उस योजना का उद्देश्य ठीक यही है कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के छोरों यानी सिरों पर ले जाकर
और उन्हें ऐसे प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर प्रदान करके जो उनकी हमारे ग्रह के लिए एक नई समझ और सम्मान विकसित करने में सहायता करेंगे। इस कार्यक्रम के इतना सफल होने का कारण यह है कि दक्षिण ध्रुव के निकट कहीं भी जाकर उससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। अपने अपने अक्षांतरों और देशांतरों, जानते हो ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के क्षेत्र में आराम से बैठकर ध्रुवीय हिम शिखरों के पिघलने के बारे में चिंता करना आसान है, परंतु जब आप अपनी आंखों के सामने ग्लेशियर समझते हो ना, बड़े बड़े हिमखंड, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ऐसा मान लीजिए, वो अगर सिकुड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने बर्फ के, वो अगर पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और बर्फ के कगारों को ढहते हुए देखते हैं, तो आप महसूस करने लगते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व में गर्मी का बढ़ना खतरा वाकई बहुत होने वाला है और आने वाले टाइम में क्या हालत होगी देख लेना। तो ये सब पता करना है अगर, क्योंकि ये स्टूडेंट अगर इस चीज़ को जान जाएंगे तो वो फिर हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचने लग जाएंगे कि हमें कुछ कदम उठाना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में जीना दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समुद्र पर चलना, अंटार्कटिका का मेरा अनुभव ऐसी प्रबल भावना के क्षणों से भरा हुआ था, पर ऐसा सबसे अच्छा अनुभव 65.55 डिग्री यानी अंश है, लगभग मान लो 65.5 अंश दक्षिण पर अंटार्कटिका घेरे से जैसे मैप में होता है ना 29.5 डिग्री 35 डिग्री, वैसे ही है, ठीक है, थोड़ा ही पहले हुआ। शोकाल्सिक किसी तरह प्रायद्वीप और टेडपोल द्वीप के बीच फैली मोटी बर्फ पर घुस गया था जो हमें और आगे जाने से रोक रही थी। कप्तान ने निर्णय लिया कि हम वापस मुड़ने वाले थे और वापस उत्तर की ओर बढ़ने वाले थे, परंतु इससे पहले ही हम ऐसा करते, हमें नाव से तट पर जाने के फट्टे पर उतरने और समुद्र पर चलने का निर्देश मिला कि आपको थोड़े नाव वाले फट्टे पर चलो, वहाँ थोड़ा समुद्र पर चलना पड़ेगा। इसलिए हम सब 52 लोग ग्रोटेक्स में सही कपड़ों और सामान के साथ तेज प्रकाश में वहाँ फट्टे पर थे। हम मात्र संपूर्ण सफ़ेदी यानी बर्फ़ की पर चल रहे थे, बिल्कुल बर्फ़ की बिल्कुल वो सफ़ेदी उस पर चल रहे थे, जो ऐसा लग रही थी कि मानो हमेशा जो है फैली रहेगी, ऐसी फैल रहेगी, मतलब कभी अंत नहीं आएगा इसका। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी और उसके नीचे 180 मीटर जीता जागता सांस लेता खारा पानी। सिर्फ ऐसा मान लीजिए कि 1 मीटर की मोटी परत थी, बाकी उसके नीचे तो पानी था, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाहरी परिधि में बर्फ़ की तैरती हुई चादरों पर काफ़ी कुछ किसी बरगद के पेड़ के नीचे आवारा कुत्तों की तरह क्राबेटर सील मछलियाँ जो होती है वो अंगड़ाइयाँ ले रही थी, धूप सेक रही थी। ये किसी रहस्योद्घाटन से बिल्कुल भी कम नहीं था। वास्तव में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संबंधित होती है। तो मतलब कितना शानदार इनको, मतलब कहते हैं कि अच्छी फीलिंग आ रही होगी जब ये चल रहे होंगे, ऐसा नज़ारा देख रहे होंगे, जब आइस पानी ये सब है ना। तो बहुत ही शानदार यात्रा थी इनकी। और फिर क्या हुआ कि मैं अपने ग्रह पर उपस्थित संतुलन के सौंदर्य के बारे में आश्चर्यचकित थी। कैसा हो यदि अंटार्कटिका गर्म स्थान हो जाए जैसा कि ये पहले कभी हुआ करता था? क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ रहेंगे या फिर हमारा डायनासोर जो कि लाखों वर्ष पहले था, खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है, लाखों वर्ष पहले रहने वाले दैत्यकार जीवों और ऊन वाले गेंडू जैसा परिणाम हो चुका होगा? मतलब ये सोच रही है कि क्या मैं अभी जैसा देख रही हूँ, क्या ये अंटार्कटिका क्या आगे भी रहेगा, क्या आने वाली पीढ़ियों में देख पाएगी इनको, या फिर ये पहले की तरह वापस गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, या फिर हमारे जैसे डायनासोर खत्म हो गए, गेंडे खत्म हो गए, क्या इस हिसाब से ये भी खत्म हो जाएंगे, क्या ये भी विलुप्त हो जाएंगे? कौन कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे किशोरों को एक समूह के साथ 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद, जिनमें अब भी विश्व को बचाने का आदर्शवाद है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्ष में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन में कितना फर्क पड़ सकता है, कोशिश ये करनी है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार चैप्टर है। स्टोरी आपने पूरी समझ ली होगी। ठीक है, ये लेखिका की पूरी घटना है, मतलब पूरा कहते हैं ना आंखों देखा हाल है कि वो जैसे वहाँ पर गई थी तो उसने कैसा कैसा क्या क्या सीन देखा, कैसा कैसा वहाँ का अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, फीलिंग जो रही वो बांटी है। तो ज़बरदस्त कहानी, दिमाग फिट हो गई तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर। इन व्हाट वेज हैव ह्यूमन एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर? तो ह्यूमन हैव इनहेबिटेड विलेज, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। बिल्कुल सही। हम सब कहाँ कहाँ रहते हैं, हमारा निवास स्थान क्या हो सकता है? कोई गाँव में रहता है, कोई शहरों में, कोई कस्बों में, कोई बड़ी सिटी में रहता है। ठीक है, और इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एज देयर विल, तो दस दे हैव एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर। इसलिए हम हर बार, भाई कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, इसलिए हमें हर बार नेचर की जरूरत पड़ती है। और इस वजह से जो नेचर, हर कोई नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन उनका यूज करता है हर आदमी, इसलिए उन सब का हनन भी देखने को हमें मिल रहा है।
सेकेंड, वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, तो बिल्कुल मतलब जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वो क्यों मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो वी ह्यूमंस आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स थॉटलेसली, दिस हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। भाई जैसे अपन कोई फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को बर्न करते हैं, जलाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है, मनुष्यों के द्वारा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है पूरे संसार में, जैसे कि प्रॉब्लम है, और दिस इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर, यही कारण है कि ओजोन लेयर डिस्टर्ब होती है और वो जो है उसमें रिसाव होता है इज लाइक, और ये टेम्परेचर जो अर्थ के ऊपर तापमान है बढ़ता जा रहा है। हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव इन, बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। जहाँ आप रहते हो उससे कैसे अंटार्कटिका बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है। तो अंटार्कटिका इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर आई लिव इन मेनी वेज, बहुत सारे कारण हैं। बिकॉज हम जहाँ रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन होल्डिंग होते हैं, दुकानें होती है, घर होते हैं, हर तरह की घास फूस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। लेकिन बट वहाँ तो देर आर नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स, ओनली वास्ट स्ट्रेच ऑफ आइस कैन बी सीन ऑल अराउंड, सब जगह हमें तो एक बर्फ़ की चादर बिछी हुई दिखती है, सब जगह वाइट ही वाइट बर्फ़ और दिखता है, इसलिए हमारी जगह से बिल्कुल डिफरेंट है। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। अगला, इन वॉट वेज हैव द ह्यूमन्स एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, मनुष्यों ने किन तरीकों से प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। तो आप सब जानते ही हो कि ह्यूमंस हैव इनहेबिटेड विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज, ये सब बना लिए अपने गांव, कस्बे, शहर, बड़े शहर सब है ना, जिसको अपन बड़े बड़े शहर बोलते हैं, वो सब बसा लिए। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एट देयर विल, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये प्राकृतिक जो संसाधन है एक ही साथ है, इनका मनमर्जी से, देख लो नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज एट देयर विल, अपनी मनमर्जी से इनका अपन क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इस प्रकार इस प्रकार दे हैव एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, इसलिए मनुष्य ने सब जगह अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया है, मतलब प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। अगला भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ड स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, पढ़ा था ना अपन, जबरदस्त स्टोरी पढ़ी थी। स्टूडेंट ऑन आइस का मतलब है छात्र बर्फ पर, ये कार्यक्रम क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दिस प्रोग्राम इज हेडेड बाय चैनियल जॉफ ग्रीन, यानी कि जिसके ये थे कनाडा के निवासी थे, जिसका नाम था जॉफ ग्रीन, ठीक है, तो कैनेडियन जॉफ ग्रीन थे, कनाडा के निवासी थे। With the help of this program, students are taken to the other ends of the world to foster a new understanding and respect for our planet, यानी कि अब वहाँ स्टूडेंट को लेके गए थे स्टडी कराने के लिए, ठीक है, यानी कि इस कार्यक्रम की सहायता से छात्रों को पृथ्वी के दूसरी छोर पर, भाई तो अर्थ जमीन होती है, वहाँ लेके अटलांटिक सॉरी वो वहाँ लेके गए थे दूसरे छोर पर, जहाँ पर आइस बर्फ ही बर्फ था। अंटार्कटिका अपन ने पढ़ा था, उस अंटार्कटिका में लेके गए थे, वहाँ पर ग्रह के बारे में नवीन समझ, यानी कि देख लो ये रहा कि स्टूडेंट्स आर टेकन द अदर एंड्स टू द वर्ल्ड टू फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट और प्लानट, और हमारे जो सम्मान है की बात है, जो हमारे प्लानट का मतलब है अपने ग्रह के जो रेस्पेक्ट के बारे में सम्मान कराना चाह रहे थे, वहाँ की नॉलेज करवाना चाह रहे थे। सिंपल सा आपने पढ़ा था इसको। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनना, अंटार्कटिका से कोई सा भी क्वेश्चन आए, आंसर आपको यही चेपना है, नंबर नहीं घटेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका के बारे में मतलब यही तो मैंने क्वेश्चन उठाया है। आपसे आए कि अंटार्कटिका स्टडी करने के लिए बेस्ट क्यों है, अंटार्कटिका ऊपर जब लोगों वहाँ बच्चों को लेके गए तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो भी अंटार्कटिका में आएगा ना क्वेश्चन यही चाहिए अपना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये जितने भी कैप्सूल है ना, ये मैंने हर टॉपिक को टच कर लिया है, तो अगर इनको याद कर लोगे ना तो उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन है आंसर वही लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे। ये लैंग्वेज का असर होता है, थोड़ा सा घुमाना फिराना जानते ही हो ना, थोड़ा घुमा फिरा लिख देना, लैंग्वेज ही तो है, ठीक है। तो द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन द ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हियर वी कैन स्टडी द अर्थ्स पास्ट, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ट्रैप्ड, यानी कि ये भूगर्भीय इतिहास का अंटार्कटिका में दबा पड़ा है अंटार्कटिका, ठीक है। और हियर वी कैन स्टडी ऑन अर्थ, ये बिल्कुल सही बात, हम यहाँ पृथ्वी के अतीत का स्टडी कर सकते हैं, अतीत में पास्ट में कैसी थी वो कर सकते हैं। और अबाउट 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस आर स्टोर्ड हियर, पूरे संसार का 90% बर्फ जो है वो यहीं पर है। और देर आर नो ट्रीज, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कोई ह्यूमन मार्केट वगैरह वो कुछ मार्कर्स, कोई ह्यूमन मतलब कोई इंसान वगैरह वहाँ कोई नहीं रहता, यानी कि यहाँ पर कोई ग्लेशियरों को, ये सर आगे पढ़ेंगे अभी अपन। हियर वी सी ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड आइस फॉलिंग, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो कुछ ग्लेशियर है, ग्लेशियर जानते हो बर्फ के जो होते हैं, वो कुछ पिघल रहे हैं और कुछ गिरते हुए दिखते हैं। और वी कैन सी देम बीइंग डैमेज्ड एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू बन रहा है, क्योंकि बर्फ का पिघलना मतलब अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो आइस पिघल रहा है, ग्लेशियर का पिघलना हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। और अंटार्कटिका वांट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट्स एंटायरली एंड द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट स्टॉप्ड, ठीक है, यानी अगर पश्चिम अंटार्कटिका का बर्फ के आवरण में पूरी तरह अगर पिघल जाएगा तो जो गल्फ स्ट्रीम महासागर के धारा है वो रुकने की दशा में, ये हमें विश्व के एकदम कहते हैं ना कि एकदम खत्म अंत होने की चेतावनी दे रहा है।
ठीक है। अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू गो टू, इसलिए हम कह सकते हैं अगर हमें अंटार्कटिका ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमें पहले क्या था, आने वाले में क्या होगा और अभी क्या चल रहा है, अगर ये जानना है तो हमें अंटार्कटिका स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, डेफिनेटली याद हो गया होगा आपको, बहुत ईजी। द एनिमी, ये भी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, इसको बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आपको करना है क्या, छोटा सा एक ही काम करना है कि अपने पूरे ध्यान को सिर्फ यहीं पर लगा के रखना है और पूरी स्टोरी आपको समझ लेनी है। कंप्लीट चैप्टर समरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर है, कंप्लीट वन शॉट अपन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें चैप्टर 4 द एनिमी। पहले अपन कहानी का निचोड़ पहले ही जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो ये जो चीज़ है मैं बॉक्स में बंद कराऊँ ना, ये इस कहानी की मेन डिमांड है, इज लाइक ये पूरी कहानी का निचोड़ है। ठीक है, द एनिमी एक जापानी डॉक्टर की कहानी है। ठीक है, ये डॉक्टर सदाओ, इसका नाम क्या डॉक्टर का, सदाओ। सदाओ एक कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है। कब पड़ जाता है, जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, और ये अमेरिकी बंदी समुद्र में बहकर, जो अमेरिकी बंदी है ना, वो जो जेल में होते हैं, वो बंदी समुद्र में बहकर सदाओ की चौखट पर आ जाता है, जहाँ सदाओ रहता है ना, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। फिर अब एक जापानी होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो उस आदमी को पुलिस को सौंप दे, क्योंकि ये तो जापान का है, वो अमेरिका का, दोनों के बीच लड़ाई है, तो ये तो इसका ये फर्ज बनता है कि वो उसको सौंप दे, इसका फर्ज बनता है। परंतु वह व्यक्ति बुरी तरह घायल है, उसको क्या करें, उसका सबसे पहला काम इलाज करें। तो डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि डॉक्टर सदाओ, और डॉक्टर कोई भी हो, डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर को ये सिखाया जाता है, डॉक्टर जान बचाते हैं जीव की, और डॉक्टर को कहा भी यही जाता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो इंसान की जान बचाओ। पहला काम है वो जीवित रहे। जैसे कि अपन क्या करते हैं कि जहाँ तक टीचर का क्या फ़र्ज होता है कि जहाँ तक वो सबसे पहले बच्चे की साल बचाओ, साल बचे, मतलब वो कम से कम पास पहले होए, उसके बाद परसेंटेज है। इसीलिए जितने भी कैप्सूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टेस्ट क्यों चलाए जाते हैं, ये इसीलिए चलाए जाते हैं। तो वैसे डॉक्टर होने के नाते सदाओ को प्रशिक्षण मिल रहा था, ट्रेनिंग की मिल रही थी कि जहाँ तक पॉसिबल हो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना चाहिए। इसलिए उस आदमी की राष्ट्रीयता की परवाह, ऐसा नहीं कि मैं राष्ट्रीयता दिखाऊंगा, नहीं ये तो हमारा दुश्मन देश का है, पला नहीं यार, इंसानियत भी तो एक चीज़ है। तो आदमी की राष्ट्रीयता की परवाह न करते हुए उसका जीवन बचाते हैं। इस प्रकार ये कहानी राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर मानवता की जीत है, क्योंकि इंसानियत भी तो एक चीज़ है। राष्ट्रीयता फाष्ट्रीयता बातें लास्ट की, पहले इंसान की, अपने जैसे अपन पढ़ा था, पहले भी एक चैप्टर पढ़ा था अपने, उसके अंदर भी जो देखा था कि वो किस हिसाब से पाकिस्तान के लाहौर का नमक लेके आ जाती है ना, तो बहुत मज़ेदार स्टोरियाँ हैं। इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ये तो निचोड़ था छोटा सा, अब अपन स्टार्ट करते हैं कहानी। स्टार्ट यहाँ से। विश्व युद्ध का समय चल रहा था, एक अमेरिकी कैदी लहरों के साथ बहते हुए किनारे पर आ जाता है। वह मरने की स्थिति में है, घायल है बहुत ज़्यादा। वह जापानी डॉक्टर की चौखट पर पाया जाता है, चौखट के ऊपर आ जाता है लहरों में तैरता हुआ, क्योंकि इनके घर भी समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, क्या शानदार घर होता होगा। क्या उसे डॉक्टर होने के नाते उसे बचाना चाहिए या फिर देशभक्ति होने के नाते सेना को सौंप देना चाहिए, ये क्वेश्चन उस सदाओ के सामने खड़ा हो गया। बस अब स्टार्ट करते हैं सदाओ की बात। डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापान के समुद्र किनारे के एक स्थान पर बना हुआ था, जहां बचपन में अक्सर खेले थे। वे पत्थर का बना नीचा वर्गाकार घर एक ऐसे शंकरे समुद्र किनारे के ठीक ऊपर चट्टानों पर स्थित था, जिसके किनारे पर झुके हुए चीड़ के पेड़ थे, चीड़ के पेड़। और हर कोई जैसे कि जब बचपन होता है तो सदाओ पे अपने नंगे पाँव से, क्योंकि शूज़ के साथ में तो स्लिप हो जाते हैं पैर, तो चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करते थे अपने पैरों को टिका के। हर कोई वैसे ही चढ़ता है, नॉर्मल बात है। जैसा कि उन दक्षिण समुद्र में लोगों को नारियलों के लिए ऊपर चढ़ते हुए देखा था, तो ये भी चीड़ के पेड़ पर चढ़ते थे। और उनके पिता उन्हें बहुत बार समुद्रों के द्वीपों पर ले गए थे। ठीक है, समुद्र जो था ना, सीज, वहाँ आइसलैंड के पास में ले गए उनके पिताजी, और वे अपने बराबर में खड़े उस छोटे से बहादुर लड़के मतलब सदाओ से कभी ये कहना नहीं भूले थे कि हमेशा कहते थे उनके पिताजी कि वहाँ वे द्वीप वे जापान के लिए भविष्य की ओर पहला कदम है। ये कहा करते थे कि ये द्वीप है ना, वो जापान का फ्यूचर है। ठीक है, सदाओ ने गंभीरतापूर्ण पूछा था कि हम उनसे कहाँ कदम रखेंगे। तो उनके पिता ने उत्तर दिया था कि कौन जानता है हमारे भविष्य की सीमा कौन निश्चित कर सकता है, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बना पाते हैं या बनाते हैं। ठीक है, सदाओ ने ये बात अपने मस्तिष्क में बैठा ली थी, क्योंकि वे अपने पिता की कही, ये बिंदी हटा देना, पिता की कही प्रत्येक बात मानते थे। अपने ऐसे पिता की जो कभी उनसे मजाक करते थे। ध्यान रखना, मजाक नहीं करते थे, पिताजी हमेशा सीरियस रहते थे। हम कभी मजाक नहीं करते थे, नहीं उनके साथ खेलते थे। लेखक जो अपने एकमात्र पुत्र के लिए असीमित कष्ट उठाते थे। ठीक है, इस राइटर जो लेखक
जो कि अब एकमात्र बेटा है उनका, इनके लिए हमेशा वो कष्ट उठाते थे, जैसा कि हर कोई पिता अपने बेटे के लिए करता है। सदाओ जानते थे कि उनके पिता उनकी शिक्षा की सबसे अधिक परवाह करते हैं। इस कारण से उन्हें, इसके पिताजी चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, बहुत अच्छा डॉक्टर बने, ठीक है। इसलिए उन्हें सर्जरी और दवाइयों के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए 22 साल की एज में इनको अमेरिका भेजा गया था, और वे 30 साल की आयु में वापस लौटे थे अपने वापस, ठीक है, और जापान। तो उनके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें न केवल एक सर्जन बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्धि होते हुए देख लिया था। ऐसी बात नहीं है, पिताजी का सपना साकार भी हो गया था। पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये डॉक्टर सर्जन तो बन ही गया, उसके साथ में अच्छा वैज्ञानिक भी बन गया जब तक पिताजी की डेथ हुई थी। अब हुआ क्या, क्योंकि वे एक ऐसी खोज को पूरा कर रहे थे जो घावों को पूरी तरह साफ बना देती, इसलिए उन्हें सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। साथ ही वे जानते थे कि इस बात का हल्का सा खतरा था कि वृद्ध जनरल को एक ऐसी स्थिति के लिए ऑपरेशन, यानी जिसको हम शल्यक्रिया बोलते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ सकती थी, जिसके लिए अभी उसका दवाइयों से इलाज किया जा रहा था। और इस संभावना को ध्यान में रखते हुए सदाओ को जापान में रखा गया था, क्योंकि जनरल जो थे वो बूढ़े थे, उनकी सेवा करने के लिए इनको यहीं पर रखा गया, न कि आगे विदेश भेजा गया। फिर क्या हुआ, अब समुद्र में बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में अप्रत्याशित गर्मी, रात में सर्द लहरों बहुत बालन वाला था, इसे घना कोहरा ले आई थी, ठीक है, ये हो गया, हाँ, बहुत बालन वाला से घना कोहरा ले आई। सदाओं धुंध को समुद्र किनारे के पास थे, एक छोटे से द्वीप की बाहरी सीमा को ढकते हुए, फिर रेंगते हुए घर के नीचे समुद्र किनारे पर आकर चीड़ के पेड़ों से लिपटते हुए देख रहे थे। कुछ मिनटों में कोहरा घर को भी घेर लेने वाला था। तब वह कमरे में जाते, या उनकी पत्नी हाना उनके 2 बच्चों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही होती। लेकिन इसी क्षण दरवाज़ा खुला और उसने, हाना ने बाहर देखा तो वह अपने किमोनो के ऊपर एक गहरे नीले रंग की ऊनी अहोरी पहने हुए थी, और वह स्नेहपूर्ण उनके पास आई और उनके हाथ में अपना हाथ डाल दिया, और जबकि वे खड़े रहे, मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वे हाना से अमेरिका में मिले थे, लेकिन उन्होंने उनके प्रेम में पड़ने के लिए तब तक प्रतीक्षा की थी जब तक कि उन्हें पक्का विश्वास नहीं हो गया था कि वह जापानी थी। ये विश्वास करने के लिए कहीं अमेरिका के तो नहीं है, ये जापानी थी। जब तक उन्होंने वेट किया, हालांकि फाइनली उनकी शादी हो गई। यदि वे शुद्ध प्रजाति की नहीं होती तो उनके पिता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। उनके पिताजी ने यह कहा था, क्योंकि उनके पिताजी में थोड़ी बहुत देशभक्ति थी। वे अक्सर सोचते थे कि यदि वे हाना से नहीं मिले होते तो वह किससे विवाह करते, और कैसे सौभाग्य से वे उन्हें सर्वाधिक अनौपचारिक तरीके से, बिल्कुल ठीक कहा जाए तो अचानक से, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर मिली थी। वे प्रोफेसर और उसकी पत्नी दयालु व्यक्ति थे। वे अपने जो भी थोड़े बहुत विदेशी छात्र थे उनके लिए कुछ करने को आतुर में उतावले रहते थे, और छात्रों को भले ही वे उबाऊ लगता था, लेकिन वो कुछ न कुछ उनके लिए दयालुतापूर्वक बातें करते रहते थे। ये थोड़ी बातें स्टोरी है, शुरू से स्टार्ट हो रही है कि ये जो डॉक्टर था ये कौन था, इसकी लाइफ कैसी थी, वो पूरी बताई जा रही है, ठीक है। तो डॉक्टर की ये प्रेम कहानी हो गई। फिर सदाओ ने हाना को बहुत बार बताया था कि कैसे वे रात को प्रोफेसर हार्ले के घर न जाते जाते भी चले गए, क्योंकि उनके घर के कमरे बहुत छोटे थे, भोजन बहुत खराब होता था। प्रोफेसर की पत्नी उत्साहित होकर बहुत बोलती थी, लेकिन वे गए थे, और वहाँ उन्हें हाना मिली थी, जो कि एक नई छात्रा थी। और उन्होंने सदाओ ने महसूस किया था कि यदि जरा भी संभव हो तो वे उसे प्रेम करेंगे, अगर ये चाहेगी तो। अब उन्हें अपनी बाह पर उसके, मतलब हाना के हाथ का एहसास हुआ, और वे उस आनंद की ओर जागरूक हुए जो उन्हें, मतलब अपनी बाह पर उसका हाथ होने पर प्राप्त हुआ था। हालांकि उनका विवाह हुए इतने वर्ष हो गए थे कि वे अब उनके 2 बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने लापरवाही से अमेरिका में विवाह नहीं किया था। उन्हें स्कूल का अपना कार्य पूरा किया था और जापान में घर आ गए थे, और अब उनके सदाओ के पिता ने उसे हाना को देखा था, तो उनका विवाह परंपरागत जापानी तरीके से तय हुआ था। हालांकि सदाओ और हाना ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था कि वे पूर्णतः खुश थे, और उसने हाना मतलब अपना गाल उनकी बाह पर टिका दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी पल उन दोनों ने धुंध में से किसी काली चीज को बाहर आते देखा, ठीक है। एक आदमी था, उसे समुद्र से बाहर फेंक दिया गया। ऐसा लगता था कि किसी बड़ी लहर ने उसे बाहर उछाल दिया। वे कुछ कदम लड़खड़ाया, धुंध में उसकी आकृति सी दिखाई दी, उसके हाथ उसके सिर के ऊपर उठे हुए थे। फिर चक्कर काटती हुई धुंध ने उसे पुनः छिपा लिया। हाना चिल्लाई, वे कौन है? उसने सदाओ का हाथ छोड़ दिया, और वे दोनों बरामदे की रेलिंग पर झुक गए, ठीक है, झुक गई। यहाँ पर ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। उन्होंने पुनः उसे देखा, ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा ना, उन्होंने इधर कर लेंगे। वह आदमी अपने हाथों और घुटनों पर रेंग रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वह मुंह के बल गिर गया और वहां लेट गया।
सदाव ने कहा शायद कोई मछुआरा होगा जो अपनी नाव से बहकर इधर आ गया होगा। ये कहते हुए तेजी से सीढ़ियों से उतरे और उनके सदाव के पीछे पीछे हाना भी आई और उसकी चौड़ी आस्तीन लहरा रही थी। चौड़ी आस्तीन जानते हो ना, शर्ट की आस्तीन, बाहें दोनों और 1-2 मील की दूरी पर मछुआरों के गांव थे, परंतु यहाँ तो मात्र खाली और सुनसान किनारा था जो कि चट्टानों के कारण खतरनाक था। किनारे के उस ओर की समुद्री फैन चट्टानों के कारण नुकीली थी, यानी कि नुकीली चट्टानें छिपी थी ना वैसे। तो किसी तरह आदमी उनके होकर आ गया, मतलब उनसे उनके सारे कैसे न कैसे करके उनके पास पहुंच गया। वह अवश्य बुरी तरह घायल होगा। देखो ये अपने पहले निचोड़ पढ़ लिया, ये पूरी कहानी वही अब समझ में आ जाएगी आपकी, ठीक है। जब वे उसकी ओर आए तो देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। उसके एक ओर लगी रेत पर पहले ही एक लाल धब्बा था जो रक्त को सोखने के कारण बना हुआ था, ठीक है। रेत ऊपर उसमें मिट्टी डाली होगी रेत उसको रोकने के लिए, तो धब्बा सा बन गया था। सदाव ने कहा वह घायल है। वह जल्दी से उस आदमी के पास गए जो बिना हिले डुले लेटा हुआ था। उसका चेहरा रेत में था। उसके सिर पर एक पुरानी टोपी टिकी हुई थी जो समुद्र का पानी सोखे हुए थी। वह गीले फटे पुराने कपड़ों में था। सदाव रुके, हाना उनके बराबर में थी और सदाव ने उस आदमी का सिर घुमाया। उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना फुसफुसाई, एक श्वेत आदमी। हाना धीरे से बोली, अरे ये तो श्वेत आदमी है, मतलब ये तो अमेरिकन है। अब हाँ, ये श्वेत आदमी था, ठीक है। ऐसे दोनों ने आपस में बातें करी थोड़ी धीरे धीरे। उसकी गीली टोपी एक और गिर पड़ी और उसके भीगे बाल दिखाई दिए। उसके बाल लंबे थे, जैसे कई सप्ताह से कटे ही नहीं हो, लंबे बढ़ गए, ठीक है। और उसकी युवा वह सताए हुए चेहरे पर एक खुरदरी पीली दाढ़ी थी। वह बेहोश था और कुछ नहीं जानता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया था। अब सदाव को घाव की याद आई और वह अपनी अनुभवी व कुशल उंगलियों से घाव को खोजने लगा। उनके स्पर्श से यानी घाव ताज़ा रक्त बह निकला, क्योंकि जैसे अपन ने देखा होगा डॉक्टर जब भी कुछ देखते हैं तो एक बार यहाँ से फिनिशिंग करेंगे तो थोड़ा से वो हट जाएगी ऊपर की स्किन, तो वहाँ से ब्लड तो आएगा। तो घाव ताज़ा हुआ तो रक्त बहने लग गया। सदाव ने उसकी कमर के नीचे भाग पर दाहिनी ओर देखा कि एक बंदूक का घाव पुनः खुल गया था, ठीक है। मांस बारूद के कारण काला पड़ गया था। किसी समय अधिक दिनों पहले नहीं, एक उस आदमी को गोली लगी थी, उसकी देखभाल नहीं की गई थी। ये दुर्भाग्य ही था कि चट्टान उसी घाव से टकरा गई थी। किस्मत था कि जहाँ गोली लगी थी, घाव लगाया था, उसी से वो चट्टान से भी टकरा गया, रॉक से। चट्टान में रॉक्स। हाना पुनः गंभीर आवाज में फुसफुसाई, अरे इसका कितना खून बह रहा है। अब धुंध ने उन्हें पूरी तरह ढक लिया और दिन के उस समय कोई भी उधर नहीं आ रहा था। मछुआरे घर जा चुके थे और कभी कभी आने वाले किनारे पर खोजने वालों को लगा होगा कि शाम हो गई है। सदाव बुदबुदाए, हम इस आदमी का क्या करें। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके प्रशिक्षित हाथ अपनी मर्जी से चल रहे थे। वे उस आदमी के यानी खून के बहाव को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्हें घाव को समुद्री काई से भर, जो काई होती है ना नीली नीली सी, उस काई से भर दिया जो किनारे पर फैली होती थी। वह आदमी को अपनी बेहोशी में ही दर्द से करारा, परंतु जागा नहीं। बहुत दर्द से वो आवाज़ लगाई उसने, कराहा, लेकिन जागा नहीं वो। सदाव अपनी बात का उत्तर देते हुए बोले, सबसे अच्छा यही होगा कि हम उसे वापस समुद्र में डाल दें, कोई इलाज नहीं है इसका। और अब जबकि उस क्षण के लिए एक रक्त का बहाव रुक गया था तो वे खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथों में रेत झाड़ी। फिर हाना अपनी ही धुन में बोली, हाँ निस्संदेह यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन वे उस स्तर आदमी को टकटकी लगाकर देखती रही। सदाव ने कहा, यदि हम एक श्वेत आदमी को अपने घर में शरण देंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि दुश्मन है, वो दुश्मन देश का बंदा है। और यदि हम उसे एक कैदी के रूप में सौंप देंगे तो निश्चित ही मर जाएगा, क्योंकि जेल में तो फिर इसको कोई देखेगा नहीं, मारा जाएगा। हाना ने कहा, सर्वाधिक दयालुता का काम यही होगा कि हम उसे वापस समुद्र में छोड़ दो। लेकिन उनमें से एक भी नहीं हिला। अब हिम्मत किसी की नहीं हो रही, ट्राई करने हैं, लेकिन करे कैसे यार, इंसानियत है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इस तरह, वो तो बेहोश है। उस तरह आदमी, बेहोश आदमी को एक कौतूहल भरी नापसंदगी के भाव से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि यार करें तो क्या करें, फंस गए। तैयार, इसको घर पे ले जा नहीं सकते, गिरफ्तारी हो जाएगी, वापस भी छोड़ें तो यार कैसे किसी इंसान को मार सकते हैं। हाना फुसफुसाई, ये किस देश का है। सदाव ने कहा, ये कुछ अमेरिकी लगता है। उन्होंने उसकी फटी हुई टोपी हाथ में ली। वहाँ लगभग मिट चुके धुंधले से कुछ शब्द थे। वे बोले, किसी अमेरिकी युद्धपोत का नाविक है ये। उन्होंने उसे लिखे हुए जो लिखा था उसे पढ़ा था, अमेरिकी नौसेना ऐसा लिखा था उस पर, अमेरिकन नेवी। वह व्यक्ति एक युद्धबंदी था। हाना धीरे से चीखी, तेज ऐसे चीखी, वह बचकर भाग निकला है और इसीलिए वह घायल है। सदाव ने सहमत होते हुए कहा, पीठ में, मतलब घायल होने का यही कारण है, ठीक है, मतलब कि हाँ ये भागा है पीठ में, तभी इसकी गोली लगी है, ये ऐसी बात है ना, ऐसा है। तो वे एक दूसरे को देखते हुए सकुचाए थोड़े से ना।
फिर हाना दृढ़ निश्चय के साथ बोली, आओ क्या हम इसे वापस समुद्र में छोड़ सकते हैं? सदावर ने पूछा, यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? हाना ने कहा, नहीं, लेकिन यदि तुम अकेले ऐसा कर पाओ तो बढ़िया होगा। बताओ। फिर हिचकिचाए दोनों आपस में से बातें कर रहे। उन्होंने कहा, अजीब बात है ये कि यदि यह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता तो मैं इसे बिना परेशानी के पुलिस को सौंप सकता था। मुझे इसकी ज़रा भी चिंता नहीं होती उस टाइम पर। ये मेरा शत्रु है, बिल्कुल। ये तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि दुश्मन है। अभी जैसे अभी पाकिस्तान का अगर भारत के अंदर कोई आ जाता है तो वो दुश्मन है, शत्रु देश का है। लेकिन इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। इंसानियत भी तो एक चीज़ है। सारे अमेरिकी मेरे दुश्मन है और ये मात्र एक सामान्य व्यक्ति है। तुम देख रही हो इसका चेहरा कितना मुरझायापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है, लेकिन क्योंकि ये घायल है। हाना बोली, तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं डाल सकते हो, तो बस एक काम किया जा सकता है, हम इसे घर के अंदर ले चलते हैं। सदावर ने पूछा, लेकिन नौकर लोग, है ना, वो बता देंगे। हम सीधे साधे उन्हें बता देंगे कि हमारा इरादा, वापस हाना के रिवाइव करिए, कि हम बता देंगे कि हमारा इरादा इसे पुलिस को सौंपने का है, जैसा कि हमें वास्तव में करना चाहिए। सदाओ, हमें बच्चों के बारे में और समाज में तुम्हारी स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम इस व्यक्ति को एक युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे, ये वो कहती है। सदाओ ने सहमत तो एग्री होते कहा कि बिल्कुल बात सही है, निश्चित ही मैं इसके अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार सहमत होकर उन्होंने साथ मिलकर उस आदमी को उठाया। वह बहुत हल्का था, पतला सा था, मरेल सा, और एक ऐसी छोटी सी चिड़िया की तरह जिसे एक लंबे समय तक आधा भूखा रखा गया हो, जब तक कि उसके केवल पंख और हड्डियों का ढांचा शेष न रह जाए। इस तरह वे उसे सीढ़ियों से ऊपर घर के एक और बने एक दरवाजे के अंदर ले गए। ले जाते समय उसकी बाहें लटकी हुई थी। ये दरवाज़ा एक बरामदे में खुलता था और उस बरामदे को पार करके वे उस व्यक्ति को एक खाली सोने के कमरे की ओर ले गए। ये सदाओ के पिता का सोने कमरा हुआ करता था। पिता की डेथ हो चुकी है, पहले वो यहाँ सोया करते थे और उनकी मृत्यु के बाद ये कम प्रयोग में नहीं लिया जाता था, अभी खाली पड़ा है। उन्होंने उस व्यक्ति को पूरी तरह चटाई बिछे फर्श पर लिटा दिया। यहाँ प्रत्येक वस्तु जापानी थी। उस वृद्ध व्यक्ति यानी सदाओ के पिता को खुश रखने के लिए, जो अपने घर में कभी किसी विदेशी कुर्सी पर भी नहीं बैठते थे, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इसीलिए तो इन्होंने शादी भी नहीं की थी, जब तक कन्फर्म ना हो जाए कि हाना जो है वो जापानी है, क्योंकि इनके पिताजी बड़े देशभक्ति थी पिताजी में। नहीं किसी विदेशी बिस्तर पर सोते थे। हाना दीवार में बनी अलमारियों की ओर गई और एक दरवाज़ा खिसखिसाकर एक मुलायम रजाई निकाली। वह हिचकिचाई। वह रजाई फूलों के प्रिंट वाले कपड़ों से ढकी थी और उसका अस्तर शुद्ध सफ़ेद रेशम का था। वह परेशानी में बुदबुदाई, ये व्यक्ति बहुत गंदा है और इस मेरी पूरी रजाई को गंदी कर देगा। सदाओ ने सहमत होते हुए कहा, हाँ, अच्छा होगा कि यदि इसे नहला दिया जाए। ठीक है, ऐसा तो क्या इसको सिलाएं। यदि तुम जाकर गर्म पानी लाओ, लाओ कर लेना, लाओ तो मैं इसे नहला दूंगा। वह बोली, मैं तुम्हारा इसे छूना सहन नहीं कर सकती हूँ। हमें नौकरों को बताना होगा कि वे यहाँ है। मैं अभी यूमी को बताती हूँ, वह कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़कर इसे नहला देगी। सदाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह सहमत होते बोला कि चलो ठीक है, तुम यूमी को बता दो और मैं शेष नौकरों को बता देता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के बेहोश चेहरे पर पूरी तरह छाए पीलेपन ने उन्हें हृदय को इतना पिघला दिया था कि पहले उन्होंने झुककर उसकी नब्ज टटोली। कहीं सांस तो रुक गई है। नब्ज जानते हो नहीं, नब्ज, और नब्ज धीरे धीरे चल रही थी, परंतु चल रही थी। उन उस व्यक्ति के ठंडे सीने पर अपना हाथ रखा। हृदय भी अभी काम कर रहा है। ठीक है, सदाओ ने सोचते हुए कहा कि यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। प्रश्न ये है कि क्या इसे दोनों ही स्थितियों में मरना नहीं है? बात ये है। फिर दोनों स्थितियों मतलब अगर ये जिंदा होता तो भी मारा जाएगा, जेल के अंदर सड़ेगा, मरेगा, और अभी मर रहा है तो भी मर रहा है। करें तो क्या करें? क्या इसको दोनों स्थितियों में मरना है कि नहीं मरना? क्या करें? बताओ करें? बचा भी लेंगे तो भी फाइनली इसको पुलिस को सौंपना पड़ेगा। हाना डर से चीख पड़ी, इसे बचाने की कोशिश मत करो। यदि हम जीवित रहा तो क्या होगा, है ना? यदि ये जीवित रहा तो क्या होगा? सदा उत्तर में बोले, यदि यह मर गया तो क्या होगा? वह उस स्थिर पड़े आदमी को टकटकी लगा देखते हुए खड़े रहे। इस व्यक्ति में अवश्य ही असाधारण जीवन शक्ति होगी, अन्यथा ये अब तक तो मर गया होता। लेकिन वह बहुत युवा था, शायद 25 वर्ष का भी नहीं होगा। हाना ने पूछा, तुम्हारा मतलब इसके ऑपरेशन से मरने से है? सदाव ने कहा, हाँ। हाना ने कहा, इस बात पर संदेह के साथ विचार किया कि मतलब इसने ये कहा, डॉक्टर ने, सदाव ने कहा कि मैं ऑपरेशन अगर कर दूं और क्या पता ऑपरेशन से ही मर जाए तो फिर मेरे ऊपर नाम आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक चीज़ है। तो अब क्या करें? और जब उसने उत्तर नहीं दिया हाना ने ना, तो सदाव मुड़े और बोले, कुछ भी हो इसका कुछ तो करना ही होगा और पहले उसे नहलाना होगा। वह तेजी से कमरे के बाहर गए और हाना उनके पीछे पीछे आई। वह उस श्वेत आदमी के साथ अकेले
नहीं छोड़ना चाहती थी अकेले बिल्कुल, क्योंकि उसको डर था क्या पता ये कहीं नाटक कर रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका छोड़ने के बाद उसने ये पहला श्वेत व्यक्ति देखा था और अब इन व्यक्ति का उन लोगों से कोई संबंध नहीं लग रहा था जिन्हें वे अमेरिका में जानती थी। हालांकि अमेरिका में वो भी पड़ी हुई है, लेकिन अब नहीं, मतलब नहीं है। जब दुश्मन हो जाती है तो फिर वो दुश्मनी है। यहाँ वह उसका शत्रु था। जीवित या मृत दोनों स्थितियों में वो एक मुसीबत खड़ी हो गई इनके सामने। वह बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी और पुकारा यूमी, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे एक क्षण के लिए अंदर जाकर उन्हें देखकर मुस्कुराना और अपने छोटे लड़के के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि वो 2 मिनट फिर जाना पड़ेगा। बच्चों ने आवाज़ सुन ली कि मम्मी यहीं पर है, तो थोड़ी सी 2 मिनट लोग राजी करके वापस आ गई। 3 माह का बच्चा था। बच्चे के मुलायम काले बालों के ऊपर से वह हल्के से बोली, यूमी मेरे साथ आओ। यूमी ने उत्तर दिया, मैं बच्चे को बिस्तर पर लिटा दूँ। मतलब वो यूमी इज़ लाइक जो उनकी बच्चों को संभालने वाली थी वो। तो वह तैयार है। वह यूमी के साथ बच्चों के कमरे के बराबर वाले सोने के कमरे में गई और लड़के को अपनी बाहों में लिए खड़ी रही, जबकि यूमी ने फर्श पर सोने वाली रजाइयाँ बिछाई और बच्चे को उनके बीच में लिटा दिया। फिर हाना तेज़ कदमों में से और बिना कोई आहट किए रसोई में गई। उनके मालिक ने उन्हें अभी बताया था कि उसके दोनों नौकर सहमे हुए थे। बूढ़े माली ने, जो कि घर का नौकर भी था, अपनी मूछ के जो थोड़े से बाल थे वे भी खींच लिए। उसने हाना से 2 टूक कह दिया, मालिक को इस श्वेत आदमी के घाव का इलाज नहीं करना चाहिए। मतलब हर नौकर में देशभक्ति है, ठीक है। अब क्या होगा, इस श्वेत आदमी को मर जाना चाहिए। पहले से गोली लगी, फिर समुद्र ने इसे पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से चोट पहुंचाई, ठीक है। यदि मालिक बंदूक और समुद्र के लिए जो गाँव ठीक करते हैं तो हम बंदूक और समुद्र हमसे बदला लेंगे अगर हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि देखो देशभक्ति बड़ी चीज़ है। हम हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बोले ऐसा कहा उन्होंने। हाना ने शिष्टता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कही बात उन्हें बता दूंगी, लेकिन वह स्वयं भी डरी हुई थी। हालांकि वह उस बूढ़े व्यक्ति की तरह अंधविश्वासी नहीं थी, इतनी अंधविश्वासी नहीं थी, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति तो अंधविश्वासी होता है कि हमें माफ़ नहीं करेंगे, हमें समुद्र माफ़ नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। क्या एक शत्रु की सहायता करने में कभी भला हो सकता है। फिर भी उसने यूमी से गर्म पानी लेकर उस कमरे में आने को कहा जहाँ श्वेत आदमी था। वह सीधे गई और कमरे के बीच के जो पार्टीशन स्किन है उसको पीछे खिसकाया, ठीक है। और सदाओ अभी वहाँ नहीं थे। यूमी उसके पीछे पीछे आई और उसने अपनी लकड़ी की बाल्टी नीचे रख दी। फिर वह उस श्वेत आदमी के पास गई। अब उसने, यूमी ने देखा तो मोटे होठ जिद में भींच गए, ठीक है। वह बोली, मैंने कभी किसी श्वेत आदमी को साफ नहीं किया है, अब मैं इस इतने गंदे श्वेत आदमी को साफ नहीं करूंगी। ये लो साहब, ये ने मना कर दिया। फिर हाना कठोरता से उस पर चिल्लाई, बोली, तुम वह सब करोगी जो तुम्हारा मालिक तुम्हें आदेश देगा। यूमी के गोल भावहीन चेहरे पर विरोध का ऐसा हिंसक भाव आया कि हाना एक कारण भी डर गई। आखिरकार यदि नौकर कुछ बता दे तो क्या वे उससे उल्टी बात नहीं बताएंगे जैसा कि वास्तव में होता। ये भी दिक्कत है। अब इनको भी डर लगा, क्या पता नौकरों को ज़्यादा परेशान कर दे, ये कहीं बार हमारी बात अफवाह फैला देंगे। हाना के सम्मान के साथ बोली, तुम क्या समझती हो, हम उसे केवल इसलिए होश में लाना चाहते हैं ताकि हम उसे कैदी के रूप में सौंप सकें। यूमी ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और ये मेरा कार्य नहीं है। हाना ने विनम्रता से कहा, तो कृपया वापस अपना काम करो। यूमी तुरंत कमरे से निकल गई, लेकिन इससे हाना उस श्वेत आदमी के साथ अकेली रह गई। यदि यूमी की हट यानी कि जिद आए, उसके क्रोध ने उसे नेथा में रखा होता तो हाना इतनी डरी होती कि वह मतलब वहाँ वह नहीं रह पाती। वह बहुत गुस्से से बुदबुदाई, मूर्ख यूमी, क्या ये इंसान नहीं है? और ये एक घायल ऐसा इंसान नहीं है, ये घायल है, एक ऐसा इंसान है, मैं इसकी मदद करनी चाहिए। अपने स्वयं की श्रेष्ठता के दृढ़ विश्वास में वे आवेग में झुकी और बंधे हुए फटे पुराने कपड़ों को खोल दिया जिनसे वह श्वेत आदमी ढका हुआ था। जब उसने उसके सीने पर से कपड़े हटा दिए तो उसने यूमी के द्वारा लाए हुए छोटे से साफ तौलिए को भाप निकलते हुए गर्म पानी से डुबाया और सावधानी से उसका चेहरा साफ किया। उस व्यक्ति की त्वचा हालांकि खुली रहने के कारण खुरदरी हो गई थी, फिर भी बहुत अच्छी बनावट की थी क्योंकि यंग था वो, और बचपन में अवश्य सुंदर पीले रंग की रही होगी। इन विचारों में खोई हुई वह हालांकि अब उस व्यक्ति को वास्तव में अधिक अच्छा नहीं समझ रही थी, क्योंकि वह बच्चा नहीं था। उसे साफ करती रही जब तक कि उसका ऊपरी शरीर बिल्कुल साफ नहीं हो गया, लेकिन उसे पलटने की हिम्मत नहीं हुई, वापस चेंज करने की हिम्मत। पीछे सदाओ कहाँ थे? जबकि उसका गुस्सा उतर रहा था, वह फिर चिंतित थी। वह अपने हाथ गलत तौलिए से पहुँचती हुई उठी। फिर ये सोचकर कि उस व्यक्ति को ठंड न लग जाए, उसने उस पर रजाई डाल दी। उसने धीरे से पुकारा, सदाओ। जब उसने पुकारा, वे अंदर आने ही वाले थे। उनका हाथ दरवाजे पर ही था और अब उन्होंने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि वे अपना सर्जरी यानी कि सर्जरी वाला जो आपातकालीन काम आने वाले जो बैग होता है उसको
अपना सर्जन का कोट पहने हुए बिल्कुल मतलब रेडी होके आ रहे थे, जैसे कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, ओटी में जाते हैं, वैसे रेडी होके। बच्चे की तुमने ऑपरेशन करने का निर्णय कर लिया है? उन्होंने बस इतना कहा हाँ। उन्होंने उसकी ओर से पीठ फेरी और टोकोनमा एल्कोव के फर्श पर एक कीटाणु रहित किया गया, मतलब उसको जैसे कि डॉक्टर करते हैं वो किया। तौलिया खोला, उस पर अपने औजार बाहर रख दिए। उन्होंने बस इतना कहा तौलिया लाओ, तौली लाओ। वह आज्ञा का पालन करते हुए लिनेन यानी एक प्रकार का मुलायम कपड़ा के मतलब के खानों के पास गई और तौलिया निकाले। इस समय उसे बहुत चिंता हो रही थी। उसने सोचा कि कुछ मतलब पुराने चटाई के जो टुकड़े हैं वो भी होने चाहिए, जिससे कि फर्श पर बिछी हुई सुंदर चटाई खराब न हो। वह बाहर पीछे की ओर बने बरामदे में गई, जहाँ माली चटाई की पट्टियाँ वगैरह रखता था। ठंडी रातों में कोमल झाड़ियों को ढकने के लिए काम आती थी वो वहाँ से एक हाथ में पट्टियाँ ले आई, ताकि क्योंकि अभी जो सफाई करेंगे इसकी, जो अभी ऑपरेशन करेंगे तो ब्लड निकलेगा तो यहीं रख देंगे। लेकिन जब वह वापस कमरे में गई तो उसने देखा कि वह चटाई की पट्टियाँ लाना बेकार रहा, क्योंकि उस व्यक्ति के घाव के भराव से रिसकर खून पहले ही बार आ चुका था और इसने उसके नीचे बीच चटाई को पहले ही खराब कर दिया था। ठीक है, वह चिल्लाई अरे चटाई। सदाओं ने मानो लापरवाही से उत्तर दिया हाँ ये खराब हो गई है। उन्होंने उसे आदेश दिया इसे यानी घायल सिपाही को पलटने मेरी हेल्प करो, थोड़ी चेंज करते हैं इसको ना, उल्टा करते हैं। उसने बिना कुछ कहे उनकी बात मानी और उन्होंने सदाओं ने मतलब सावधानी से उसकी कमर को साफ करना शुरू कर दिया। बोली यूमी ने इसे साफ नहीं किया था इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, यूमी ने साफ इसको नहीं किया। सदाओं ने अपनी तेज और सटीक गतिविधि से एक पल के लिए न रुकते हुए पूछा तो फिर क्या तुमने इसे साफ किया? वह बोली हाँ, क्योंकि यूमी ने नहीं किया था। बोले अच्छा। तो ऐसा लगा उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन उसे उनके काम करते समय इस तरह तल्लीनता की आदत थी, क्योंकि वह जब काम करते थे वो बिल्कुल फालतू में कहीं पर ध्यान देते नहीं थे, तो काम में बिजी थे, तो उसकी बात सुनी भी नहीं कि मैंने साफ किया था, उसने ऐसा कहा था ना, वो सुनी भी नहीं थी। एक पल के लिए सोचा कि जहाँ तक उनके द्वारा इतनी अच्छी तरह किए जा रहे काम की बात थी तो क्या उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि वह किस शरीर का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा यदि इसे आवश्यकता हुई तो तुम्हें इसे बेहोशी की दवा देनी होगी। उसने भावशून्यता से दोहराया मैंने कभी ये काम नहीं किया। उन्होंने अधीरता से कहा ये बहुत आसान है। अब वह मतलब उसके घाव का भराव बाहर निकाल रहे थे जो भी उसमें कुछ था और खून तेजी से बहने लगा। उन्होंने अपने माथे पर बंधी चमकीली सर्जन की लाइट से घाव में झांका। देखा होगा आप, लाइट जो लगी थी सिर के ऊपर। उन्होंने ठंडी रुचि से कहा गोली अब भी घाव में है। मैं सोच रहा हूँ कि चट्टान से बना घाव कितना गहरा है। यदि वह ये बहुत गहरा नहीं होगा तो शायद मैं गोली निकाल दूंगा, लेकिन खून का बहाव सतही नहीं है, खून का घाव गहराई से मतलब ज़्यादा है, तो इसका खून काफ़ी बह गया है। इस क्षण हाना का गला रुंध गया। डॉक्टर सदाओं ने ऊपर देखा और ध्यान दिया कि उसकी पत्नी के चेहरे पर रंग गंधक जैसा थोड़ा पीला पड़ गया था। उन्होंने तीखेपन से कहा बेहोश मत हो, मतलब तू कहीं बेहोश मत हो जाना। उन्हें अपना छानबीन करने वाला औजार नीचे नहीं रखा। यदि मैं इस समय रुक जाऊंगा तो ये आदमी निश्चित ही मर जाएगा, क्योंकि ब्लड तो बह ही रहा है, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। उसने यानी कि हाना ने अपने हाथों में अपना मुंह बेचा और उछलकर कमरे से बाहर भागी। डॉक्टर सदाओं ने बाहर बगीचे में उसे उबकाई लेते सुना, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। उबकाई मतलब जैसे वॉमिट कर देते हैं, इज लाइक। उन्हें सोचा कि उसके इन हाना के अपना पेट खाली करना अच्छा रहेगा। वे भूल गए थे कि वास्तव में उसने कभी कोई ऑपरेशन देखा नहीं है, लेकिन उसकी परेशानी और स्वयं की उसके पास जाने की अक्षमता ने उन्हें तुरंत उस आदमी के प्रति अधीर और चिड़चिड़ा बना दिया जो उनके चाकू के नीचे मरे हुए की भांति पड़ा था। उन्हें सोचा यह आदमी दुनिया में इसके जीवित रहने का कोई कारण नहीं है। अनजाने में ही इस विचार ने उन्हें निर्दयी बना दिया और वह अपने तेजी से अपने काम में तेजी से बढ़े। वह आदमी अपने स्वप्न में मतलब बेहोशी करा, लेकिन सदाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो सपने में बेहोशी में थोड़ा करा ऐसा आवाज़ की, लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जब काम करते थे बिल्कुल एकदम कहते हैं ना उसमें खो के करते थे, सिवाय इसके कि उस पर बड़बड़ाए। वह बड़बड़ाए कराओ चाहते तो कराओ, मतलब उसने कहा कि जितना चिल्लाना चिल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ ये ऑपरेशन, ध्यान रखना। वास्तव में मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो। दरवाजा खुला और हाना पुणे वहाँ आ गई। उसने स्पष्ट आवाज़ में पूछा बेहोशी की दवाई कहाँ है। सदाओं ने अपनी ठोड़ी से इशारा किया। उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। ये व्यक्ति हिलने लगा है। उसने अपने हाथ में दवाई की बोतल और थोड़ी सी रुई ले ली। उसने पूछा लेकिन ये कैसे करूं? सदाओं ने एक पल की भी देरी किए बिना अपने कार्य को सूक्ष्म जटिल जानकारी देते हुए उत्तर दिया बस रुई को भिगोकर उसके नथुनों के पास पकड़े रखो। ठीक है, जब इसे सांस लेने में परेशानी हो तो थोड़ा सा हटा लेना, जब तक पकड़े रखो। वह उसने सोए अमेरिकी नागरिक के चेहरे के पास बैठ गई। उसने सोचा कि वह दयनीय से दुबला चेहरा था, ठीक है, और उसके होंठ ऐंठे हुए थे। उस आदमी को एहसास हो गया
सॉरी एहसास हो या ना हो, उसे कष्ट हो रहा था, कष्ट हो रहा रूप था। उसे देखकर उसने मतलब जो है कि हाना ने सोचा कि क्या वे कहानियाँ सच थी जो कभी कभी बंदियों के कष्टों के बारे में सुनते थे। ठीक है, ये भी बंदी था बड़ा तकलीफ में, क्योंकि बंदियों की बड़ी हालत गंभीर रखती है। वे अफवाह के स्फुरत झिलमिलाहट की भांति आती थी जिन्हें मौखिक रूप से सुनाया जाता था और जिनका सदा विरोध किया जाता था। ऐसी कहानियाँ सुनती थी पहले। समाचार पत्रों में हमेशा से खबरें रहती थी कि जापानी सेनाएं जहाँ भी जाती थी लोग अपनी स्वतंत्रता पर आनंद की चीखों के साथ प्रसन्नता से उनका स्वागत करते थे। लेकिन कभी कभी उसे यानी कि हाना जनरल ताकीमा जैसे लोग याद आते थे जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटता था। यदि भी कोई अब इस बात का उल्लेख नहीं करता था कि उसने मंचूरिया से इतना विजयी युद्ध लड़ा था। यदि उसके जैसा कोई व्यक्ति अपने अधीन एक स्त्री के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है तो क्या वे उदाहरण के लिए इस जैसे व्यक्ति यानी जो युद्धबंदी है उसके प्रति निर्दयी नहीं होगा। उसने चिंता से आशा की इस आदमी को यातना ही न दी गई हो। इसी क्षण उसने उसके कान के नीचे ठीक नीचे गर्दन पर घाव के गहरे लाल निशान देखे। ठीक है, वह अपनी नजरें सदाओं की ओर उठाते हुए बुदबुदाई ये निशान, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो तो जब काम करते हैं बिल्कुल खो के काम करते हैं। इस समय महसूस हुआ कि उनके औजार की नोक जो है वो उस आदमी के गुर्दे के पास में खतरनाक रूप से किसी कठोर चीज से टकराई है। वह विचार शून्य हो गए। उन्हें मात्र शून्य आनंद की अनुभूति हुई। ठीक है, सॉरी शुद्ध, उन्हें मात्र शुद्ध आनंद की अनुभूति हुई कि अच्छा इससे यहाँ पर कुछ है। उसने अपनी उंगलियों से कोमलता से टटोला तो जो कि मानव शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म भाग से परिचित थी। उन्हें शरीर रचना विज्ञान के वृद्ध अमेरिकी प्रोफेसर ने ये जो है ज्ञान परखना सिखाया भी था कि कैसे पहचानते हैं। मानव शरीर का ज्ञान न होना एक सर्जन का सबसे बड़ा पाप है। मानव शरीर का तो ज्ञान होगा इस सर्जन को कि कौन सी हड्डियां कहाँ पर है, क्या क्या शरीर होता है। श्रीमान वे प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षाओं में गर्जा करते थे। शरीर के इस प्रकार के संपूर्ण ज्ञान के बिना जैसे कि आपने स्वयं शरीर को बनाया हो ऑपरेशन करना हत्या से कुछ कम नहीं है। ज्ञान होना जरूरी है। सदा बड़बड़ाई मेरे मित्र, ये गुर्दे पर जरा भी नहीं है। जब वे ऑपरेशन में खो जाते थे तो उनकी अपनी मरीज से बड़बड़ाने की आदत थी। मरीज से मतलब कि कहते होंगे कि कैसा है तो ये रोल मैं कोई ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, होते ना कोई वैसे बड़बड़ाते थे। वे हमेशा अपने मरीजों को मेरे मित्र कहकर पुकारते थे, मेरे मित्र। और इस समय भी वह भूलकर ही ये व्यक्ति उनका शत्रु है, उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, फिर तेजी से सबसे सफाई के साथ और सबसे सटीक चीरे के साथ उन्होंने गोली बाहर निकाल दी। वह आदमी कांपा किंतु वह अब भी बेहोश था। फिर भी कुछ अंग्रेजी शब्द बुदबुदाया क्योंकि वो तो अमेरिका का था ना, तो रूंधे हुए गले से बुदबुदाया अंतड़ियाँ उन्होंने निकाल ली, मेरी अंतड़ियाँ। अच्छा, उसने ऐसा कहा कि नहीं मेरी अंतड़ियाँ निकाल ली किसी ने, क्योंकि बेचारा बंदी था, हमेशा उसके साथ में जुल्म होता था। उसने यही शब्द बोले। हाना तेजी से चिल्लाई सदाओ ने कहा चुप रहो। वे आदमी फिर से इतनी गहरी शांति में डूब गया कि सदाओ ने उसकी कलाई उठाई और स्पर्श से नफरत करते हुए, स्पर्श मतलब उसने टच करा तो भी नफरत है कि मैं तेरे को छू भी क्यों रहा हूँ। लेकिन हाँ, नब्ज थी बहुत धीमी, बहुत कमज़ोर, पर यदि वे उस आदमी को जीवित रखना चाहते थे तो आशा बनाने के लिए काफ़ी थी। यहाँ जिंदा तो है, उन्होंने सोचा, पर निश्चित रूप से मैं इस आदमी को जीवित रखना ही चाहता हूँ। उन्होंने हाना से कहा और बेहोशी की दवाई नहीं, अब बेहोश मत देना इसको। वे इतनी तेज़ी से मुड़े जैसे कि वे कभी रुके ही नहीं हो। उन्होंने अपनी दवाइयों में से एक छोटी सी चुनी और उससे एक इंजेक्शन देने वाली सिरिंज भरी है ना, सिरिंज भरी और वह इससे मरीज की बाएं जो बाह है उसमें घुसा दिया। फिर सुई को नीचे रखकर उन्होंने पुनः उस आदमी की कलाई पकड़ी। उनकी उंगली के नीचे नब्ज 1-2 बार फड़फड़ाई, फिर मजबूत होती गई। इसका मतलब हाँ, नब्ज तेज हो रही है। जब नवयुवक जागा तो वह युवक बहुत कमज़ोर था। जब उसे पता चला कि वह कहाँ था, वह उसकी नीली आंखें इतनी भयभीत दिखी कि हाना ने स्वयं को माफ़ी मांगने के लिए बाध्य अनुभव किया। उसने उसे भोजन परोसा क्योंकि कोई भी नौकर कमरे में नहीं आता, तो फिर उन्होंने परोसा। जब वह पहली बार अंदर आई तो उसने देखा कि वह किसी भयावह चीज़ के लिए तैयार होने के लिए अपनी थोड़ी बहुत शक्ति बटोर रहा था। उसने उससे विनम्रता निवेदन किया, डरना मत। वह आश्चर्य से बोला, तुम अंग्रेजी कैसे बोलती हो? उसने उत्तर दिया, मैं काफ़ी समय अमेरिका में रही हूँ। उसने देखा कि वह उस बात का उत्तर देना चाहता था परंतु दे नहीं पाया, इसलिए वह घुटनों के बल झुकी और चीनी मिट्टी की चम्मच से विनम्रता पर उसे खाना खिलाया। उसे अनिच्छा पूर्वक ही सही, पर उसने भी खाया। उसकी भी इच्छा वैसे नहीं थी लेकिन खा लिया। हालांकि वे उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसे सांत्वना देने के लिए पिघलती हुई बोली, अब तुमसे जल्दी ही ताकत आ जाएगी। उसने उत्तर नहीं दिया। जब सदाओ ऑपरेशन के बाद 30 दिन अंदर आए तो उन्होंने उस नवयुवक को बैठे हुए पाया। उसका चेहरा उस प्रयास के कारण रक्तहीन यानी सफ़ेद हो गया था। सदाओ चिल्लाए, लेट जाओ, मरना चाहते हो क्या?
बैठा क्यों है, मरेगा क्या? तो उन्होंने ज़बरदस्ती उस आदमी को धीरे से और ताकत लगाकर लेटा दिया और उसके घाव की जांच की, मतलब जो कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर चेक करते हैं। उन्होंने डांटा, यदि तुम इस प्रकार का काम करोगे तो तुम मर सकते हो। वह लड़का बुदबुदाया, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वह क्योंकि देखो लड़का भी, क्योंकि होता क्या है कि वही बेचारा, यही बात है कि सताया हुआ है, तो इसमें मुश्किल से 17 वर्ष का लग रहा था। 17, क्या तुम मुझे यानी पुलिस को सौंपने वाले हो? उसने ये कहा। तो एक क्षण के लिए सदाव ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी जांच पूरी की और फिर उस आदमी को जो रेश में रजाई ओढ़ा दी। उन्होंने कहा, मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मुझे वास्तव में तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। तुम एक युद्धबंदी हो, नहीं मुझसे कुछ मत कहो। जब उन्होंने देखा कि वह नवयुवक कुछ बोलने वाला है तो उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोले, जब तक मैं न पूछूं मुझे अपना नाम भी मत बताना। जब तो मैं तेरे से तेरा नाम भी नहीं पूछूं, जब तो मुझे खुद से बता मत देना, ठीक है? उन्होंने एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखा और उस नवयुवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दीवार की ओर घुमा लिया। वह मुंह बनाकर हल्के से बोला, ठीक है। दरवाजे के बाहर आना सदाओ की प्रतीक्षा कर रही थी। वह तुरंत समझ गए कि वह परेशान है। वह बोली, सदाओ, यूमी ने मुझे बताया है कि नौकरों को ऐसा लग रहा है कि यदि हम इस आदमी को यहाँ और छुपाएंगे तो वह यहाँ नहीं रहेंगे, नौकर चले जाएंगे यहाँ से। वह मुझसे कहती है कि तुम और मैं, इन सदाओ और हाना, इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं कि हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। वे समझते हैं कि हम अमेरिकियों को चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं। नौकर सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका में रहे थे और आज भी इनके दिल में अमेरिका ही बसा हुआ है, इसलिए इन्होंने इस अमेरिका के आदमी को रख लिया। सदाओ ने कठोरता से कहा, ये सच नहीं है, अमेरिका हमारा शत्रु है, लेकिन मुझे इस बात के लिए प्रशिक्षित किया गया है, यदि मेरे वश में हो तो किसी व्यक्ति को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज होता है कि सबसे पहले जान बचाओ। वह चिंता से बोली, नौकर ये बात नहीं समझ सकते हैं? वह सहमत होते हुए बोले, नहीं, वो ये समझेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उन दोनों में से कोई भी कुछ और कहने की स्थिति में नहीं लगा और किसी तरह घर का कार्य धीरे धीरे चलता रहा। नौकर और अधिक नजर रखने लगे। वे शिष्टाचार बरसने में पहले जैसी ही सावधान रखते थे, परंतु उनकी आंखों में अपने जो मालिक हैं सदाओ और हाना के प्रति थोड़ी भावशून्यता थी, मतलब उतना प्यार नहीं रहा। थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे लोग हैं, हमारे दुश्मन के लोगों को रख लिया। एक सुबह बूढ़े माली ने कहा, वो बूढ़ा माली जो था ना, वो तो बहुत भयंकर अंधविश्वासी था, ठीक है। उसने ये बात स्पष्ट कही कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। उसने माली ने अपने सारा जीवन फूलों के साथ कार्य किया था और काई का तो वह विशेषज्ञ भी था। उसने सदाओ के पिताजी के लिए जापान के सबसे अच्छे काई के बगीचों में से एक बनाया था, ठीक है। वह उस चमकीले हरे काई के कालीन को लगातार साफ करता रहा, जिससे कि एक भी पत्ती या चीड़ के पेड़ की नुकीली पत्ती उसकी सतह के मखमल को खराब नहीं कर दे। अब उसने बोलते बोलते एक झाड़ी से एक कली को नोकते हुए कहा, मेरे पुराने मालिक का बेटा सदाओ बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। जब वह आदमी मृत्यु के इतना निकट था तो उन्होंने उसका खून क्यों नहीं बह जाने दिया, ठीक है, क्यों नहीं बह जाने दिया। रसोईया घृणापूर्वक, ये सभी बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई नौकर तो कह रहे हैं, वो ये कह रहा है अपना माली और ये कह रसोईया जो खाना बनाता है। रसोई घृणापूर्वक बोली, जो रोटी बनाती है, वह नवयुवक माली को जीवन बचाने की अपनी दक्षता पर इतना गर्व है कि वह किसी का जीवन बचा लेता है। उसने दक्षता के एक चिड़िया की गर्दन तोड़ी और फड़फड़ाते उस पक्षी को हाथ में पकड़े रखा तथा उसके रक्त को एक विस्टारिया की बोल की जड़ों में बह जाने दिया। रक्त सबसे अच्छी खाद होता है और उससे बूढ़ा मालिक, उसने रसोई जो है उस एक भी बूंद बर्बाद नहीं करने देता। यूमी ने दुखपूर्वक कहा, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। यदि उनके पिता को देशद्रोह का अपराधी मान लिया जाता है तो उनका मतलब उन बच्चों का भाग्य क्या होगा, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी बातों को हाना के कानों में पढ़ने से रोकने का प्रयत्न नहीं किया। उसको मतलब वो सुनाते रहे कि हमें हाना को सुनाना ही है, ठीक है। उस समय वे पास इब्राहिम उस दिन के फूलों को व्यवस्थित करती हुई खड़ी थी और वे जानती थी कि वे जानबूझकर ये बातें कह रहे हैं ताकि मैं सुनूं। हाना को सुनाने के लिए कह रहे थे वो, जिससे कि वे सुन सके। अपने हृदय की गहराई में वे भी जानते थे कि वे बात तो सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे। हाना को ही पता है कि सही है यार, ये दुश्मन है हमारे, लेकिन हम करें तो क्या करें। लेकिन उसका एक और पक्ष भी था कि जिसे वो स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी। ऐसा नहीं था कि वे भावुक होकर उस बंदी को पसंद कर रही थी, वे एक बंदी के रूप में सोचने लगी थी कि उसे कल भी अच्छा नहीं लगा था जब उसने भावनाओं के बहाव में कहा था, जो भी हो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है, ठीक है। उसने बता दिया, ठीक है, कि मेरा नाम टॉम है। उसने अब बस हल्के सिर से हिलाया था। उसने कहा, मतलब हाना ने उसकी टॉम की आंखों में अपमानित महसूस करने का भाव देखा था, लेकिन वे उसे शांत करना नहीं चाहती थी। वास्तव में उसके घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी।
जहाँ तक सदाओं की बात है, वे प्रतिदिन घाव की सावधानी से जांच करते थे। आज सुबह अंतिम टांके खोल कर निकाल दिए गए थे और वह नवयुवक 15 दिन में पहले की तरह भला चंगा होने वाला था। सदाओ वापस अपने कार्यालय गए और पुलिस मुख्याधिकारी को इस बारे में सारी सूचना देते हुए सावधानी से एक पत्र टाइप किया। 21 फरवरी को एक भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने समुद्र के किनारे पर बहकर आया गया। इतना टाइप करके उन्होंने अपनी डेस्क की एक गुप्त दराज खोली और उस अधूरी सूचना को उसमें रख दिया। ठीक है, फिर देखो उसके बाद 7वें दिन 2 चीजें हुई। प्रातःकाल नौकरों ने साथ साथ काम छोड़ दिया, सारे के नौकर चले गए और उन सामान बड़ी बड़ी चौकोर सूती गठरियों में बंधे थे। जब प्रातः हाना उठी तो कुछ काम नहीं हुआ था, घर की सफाई नहीं हुई थी और भोजन तैयार नहीं हुआ, क्योंकि नौकर तो चले गए, सबके सब घर छोड़ गए। और वह समझ गई कि इसका क्या मतलब था। वह दुखी हुई और भयभीत थी, लेकिन मालकिन होने के उसके गर्व ने उसे ये भाव दिखाने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि कोई बात नहीं, मेरा घर है, मैं तो रहूँगी, नौकर चले गए तो कोई बात नहीं। इसके बजाय जब रसोई घर में उसके सामने आई तो उसने गरिमापूर्ण ढंग से अपना सिर हिलाया और उन्हें उनके पैसे दिए और उनके सबके लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने उसके लिए किया था। वे रो रहे थे, वे नहीं रोई। उस रसोईया और माली ने सदाओं की तब से सेवा की, ठीक है, सेवा की थी जब से वे उनके पिता घर में एक छोटे लड़के के थे ना, तब से सेवा कर रहे थे वो सभी। और यूमी बच्चों के कारण रो रही थी। वे इतनी दुखी थी कि जा चुकने के बाद वापस दौड़कर हाना के पास आ गई, क्योंकि बच्चे है ना, बच्चों को वो मतलब यूमी जो है वो देखभाल करती थी। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, तो वहाँ बच्चों को छोड़ के जाए तो कैसे जाए। यदि छोटा बच्चे को आज रात मेरी बहुत अधिक याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, ठीक है, बुला लेना, मैं अपने घर पर जा रही हूँ और आप जानती हो कि मेरा घर कहाँ है। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा धन्यवाद, परंतु उसने स्वयं से कहा, मतलब अपने मन में सोचा कि बच्चा कितना ही क्यों न रोए, ये यूमी को तो नहीं बुलाएगी, ये तो सीधी सी बात, तो घर के छोड़ के जाएगा, उसको थोड़ा ना बुलाते हैं वापस। ठीक है, उसने नाश्ता बनाया और सदाओं ने बच्चों को संभाला। उन दोनों से किसी ने भी नौकरों के बारे में बात नहीं की, आपस में किसी ने दोनों हस्बैंड वाइफ ने बात नहीं करी कि हमारे नौकर चले गए, कोई बात नहीं, सबको दोनों को पता है क्या इशू है। इस तथ्य की सिवा कि वे चले गए थे, लेकिन बंदी के लिए प्रातः का भोजन ले जा चुकने के बाद हाना वापस सदाओं के पास आई और अब क्या करा, अब उसने पूछा कि हमें जो करना चाहिए हम उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ तक कि नौकर भी हमसे अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हम दूसरे जापानी लोगों से अलग क्यों हैं। सदाओं ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वे उस कमरे में गए, वहाँ वे बंदी था और उसने रूखेपन के साथ बोले, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में केवल 5 मिनट खड़े रहो, ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। कल तुम इसे दोगुने लंबे से 10 मिनट तक रह जाना और इस तरह कोशिश करते रहना। अच्छा होगा जितने जल्दी संभव तुम्हारी ताकत वापस आ जाए। उन्होंने युवा चेहरे पर भय की झलक देखी जो अभी तक बहुत पीला था। लड़का बड़बड़ाया, ठीक है, मतलब मैं ऐसा कर लूँगा। स्पष्ट रूप से उसने कुछ और कहने का पक्का मन बना रखा था। डॉक्टर, मुझे लगता है मुझे अपना जीवन बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा होगा वो मन में। सदाओं ने ठंडेपन से कहा, इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद मत दो। उन्होंने हालांकि कह भी दिया, ठीक है। उन्हें पुनः उस लड़के की आंखों में भय की झलक देखी, इतना स्पष्ट जितना कि एक पशु की आंखों में होता है, क्योंकि उसे डर था कि पक्का ये मुझे पुलिस के हवाले तो करेंगे। उसकी गर्दन पर पड़े घावों के निशान एक पल के लिए गहरे लाल रंग के हो गए थे। वे निशान ये कैसे बने थे, सदाओं ने यह नहीं पूछा। दोपहर में दूसरी बात हुई। ऐसा परिश्रम करती हुई जिसकी कि उससे आदत नहीं थी, हाना ने आधिकारिक वर्दी पहने एक संदेशवाहक को दरवाजे पर आता देखा, ठीक है, आधिकारिक वर्दी पहने हुए। इसका मतलब ये है कि पक्का नौकरों ने कोई शिकायत कर दी होगी। उसके हाथ कमजोर पड़ गए, कांपने लगे और सांस मानो रुक गई। नौकरों ने पहले ही यानी सब कुछ बता दिया होगा, ये वो हाना ने सोचा। वह हाँफती हुई दौड़कर सदाओं के पास गई। उसकी स्थिति एक भी शब्द बोलने वाली नहीं थी, लेकिन तब तक वह संदेशवाहक बगीचे से होते हुए सीधे साधे उसके पीछे पीछे आ गया था। उसने मतलब हाना ने ऐसा ढंग से उसकी संदेशवाहक की इशारा किया। सदाओं ने अपनी पुस्तक से ऊपर देखा। वे अपने कार्यालय में थे, जिसका दूसरा भाग बगीचे में खुलता था, ठीक है, जिससे कि दक्षिण की ओर से पड़ने वाली धूप मिल सके। उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या बात है, और फिर उसकी वर्दी देखकर वे खड़े हो गए। उस आदमी ने कहा, आपको महल में आना है। बूढ़े जनरल को फिर से दर्द हो रहा था। अच्छा, सोचा कि चाहिए तो वो है जो बूढ़े जनरल को, क्योंकि इनके पिताजी ने ये कहा था ना कि बूढ़े जनरल को कभी भी जो है
तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए डॉक्टर आपको यहीं पर रहना, विदेश में नहीं जाना, इसलिए डॉक्टर ये जो है यहीं पर रहते थे। हाना ने सांस लेते हुए कहा, ओ बस सही बात, ये बात है। उसने सोचा इसका मतलब नौकरों ने बात तो भी नहीं कही है। इन्होंने सोचा पुलिस आ गई, जबकि ये तो वो थे जो जनरल के नीचे काम करते थे, क्योंकि इन डॉक्टर को बुला के ले जाते थे वो। उस संदेशवाहक ने आश्चर्य से कहा, यही क्या ये काफ़ी नहीं है? उसे क्या पता ऐसा मामला है। वह उत्तर में बोली, वास्तव में यही काफ़ी है, मुझे खेद है, सॉरी। ठीक है, अगला देखो। जब सदाओ अलविदा कहने के लिए आए, वह रसोई घर में थी, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। जैसे डॉक्टर को घर छोड़ के कभी जाते हैं ना थोड़े बार की, भाई चलो मैं मिलता हूँ, वैसे तो उससे बोल, वो है अलविदा वाला वर्ड, वो बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं, परमानेंट नहीं जा रही है, ये इलाज करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे सोए हुए थे, वह एक क्षण के लिए आराम करने लगे। करने को बैठी हुई थी, वे काम की अपेक्षा अपने डर के कारण अधिक थकी हुई थी। काम से कोई नहीं थकता, डर थका लेता है। वे बोली, मुझे लगा वे लोग तुम्हें गिरफ्तार करने आए। उन्होंने उसकी चिंतित नज़रों में नजरें डालकर देखा। उन्होंने परेशानी में कहा, तुम्हारी खातिर मुझे इस आदमी ने छुटकारा पाना होगा, किसी भी तरह मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा। सदाओ जनरल से मिलने जाता है। जनरल ने कमज़ोरी से कहा, वास्तव में मैं पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक समय प्रिंसटन यानी अमेरिका में एक डिग्री ली थी, जो बहुत कम जापानियों के पास है। सदाओ ने कहा, महामहिम, मुझे उस आदमी की जरा भी चिंता नहीं है, लेकिन इतनी सफलता के साथ उसका ऑपरेशन करने के बाद। जनरल बोला, हाँ हाँ, इसी कारण तुम मुझे और अधिक अप्रिय लगते हो। स्पष्ट रूप से तो तुम किसी को भी बचा सकते हो, बाकी क्यों बहुत स्पेशलिस्ट, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर थे। तुम इतने दक्ष हो, इतने मतलब कहते हैं स्किल हो। तुम कहते हो कि मैं आज जैसा एक और आघात सहन कर सकता हूँ। सदाओ ने कहा, एक और, एक से अधिक भी कर सकता हूँ। एक से अधिक नहीं, सॉरी। फिर जनरल चिंता से बोला, तो फिर निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि वो जनरल है, आर्मी में जनरल है, तो उनकी बात सुनेंगे। उसका लंबा पीला जापानी चेहरा भावहीन हो गया, जिसका अर्थ ये था कि वे गहरी सोच में थे। जनरल ने अपनी आंखें मूंदते हुए, मतलब बंद करते हुए, तुम गिरफ्तार नहीं हो सकते। मान लो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है तो अगले दिन मेरा ऑपरेशन होना हो। सदाओ ने सलाह दी, महामहिम, दूसरे सर्जन भी तो हैं। जनरल ने उत्तर दिया, मुझे उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं है। उनमें से सबसे अच्छे सर्जन ने जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वह मेरे मर जाने पर भी ऑपरेशन को सफल मानेंगे। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे सोचने के ढंग की परवाह नहीं, ये दया की बात लगती है। हम जर्मन निर्दयता को अमेरिका भावुकता के साथ इससे अधिक अच्छे ढंग से नहीं जोड़ सकते हैं। तो तुम अपने बंदी को मरवा सकते हो, फिर भी मैं आश्वस्त रह सकता हूं कि ऑपरेशन के दौरान बेहोशी की हालत में तुम जानबूझ के मुझे नहीं मारोगे। जब तुम बंदी को ही नहीं मारा तो ये फिक्स हो गया कि तुम मुझे तो कभी मरने नहीं देगा। जनरल हंसा, उसका हंसने का ढंग अनोखा था। उसने पूछा, एक जापानी होने के नाते क्या तुम इन दो विदेशी तत्वों को एक साथ जोड़ेंगे? सदाओ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे पक्का विश्वास नहीं है, परंतु महामहिम, आपकी खातिर मैं कोशिश करने की इच्छा रखता हूँ। फिर देखो, जनरल अपना सिर हिलाया। वे बोला, मैं जांच का मामला नहीं बनना चाहता हूँ। अचानक उनके स्वयं को कमज़ोर और जीवन की चिंताओं ने अभिभूत महसूस किया। उन चिंताओं से जो कि अधिकारी के रूप में इस तरह के मौक़ों पर आती थी। जब दोहरी जीत संपूर्ण पैसिफिक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है, उसने कुछ चिड़ के साथ कहा, वह दुर्भाग्य की बात है, इस आदमी के बहकर तुम्हारी चौखट पर आना था। ये सदाओ ने विनम्रता से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जनरल ने कहा, सबसे अच्छा ये होगा कि तुम चुपचाप मरवा दिया जाए, इसको मरा दो। एक इलाज, इसको मरवा दिया जाए, तुम्हारे हाथों नहीं पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसे जानता ही न हो। ठीक है, मेरे अपने निजी मारने वाले हैं, मान लो मैं उनसे दो को आज रात या अधिक अच्छा रहे किसी भी रात तुम्हारे घर भेज दूँ, तुम्हें उसका पता होने की ज़रूरत नहीं है। वह हल्की गर्मी आ गई। अब क्या हुआ, ऐसा जब बातें सुनी हल्की गर्मी आ गई, और इससे अधिक स्वाभाविक क्या होगा कि तुम उसे श्वेत आदमी के सोते समय उसके कमरे का बगीचे के वाला दरवाज़ा वो खुला छोड़ देना, उधर से ले जाएंगे, मार देंगे। सदाओ ने एग्री होते हुए कहा, निश्चित रूप से ये बहुत सौभाग्य रहेगा। वास्तव में वह दरवाज़ा जो प्रत्येक रात्रि इसी प्रकार खुला ही रहता था। ठीक है, ये ध्यान रखना, वह दरवाज़ा प्रत्येक रात्रि इसी प्रकार खुला ही रहता है। जनरल ने जम्बाई लेते हुए कहा, अच्छा है, बहुत योग्य मारने वाले हैं, वे कोई शोर नहीं करते हैं, चुपचाप आके मार देंगे, और वे अंदर अंदर खून बहाने का तरीका जानते हैं। यदि तुम चाहो तो उसके शरीर को भी हटवा सकते हैं, वहाँ से बॉडी को भी। सदाओ ने विचार किया, शायद ये सबसे अच्छा हो महामहिम। हाना के विषय में सोचते हुए वे सदाओं से सहमत, क्योंकि हाना
बच्चों को और इनको छोड़ नहीं सकती थी। तो यार बोले कि हाना के, और क्योंकि सदाऊ को कुछ भी हो सकता है, तो फिर हाना का क्या होगा, बच्चों क्या होगा, इसलिए हाना के लिए ऐसा कुछ किया कि ठीक है। हालांकि सदाऊ नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अपने हाना वाइफ के लिए, बच्चों के लिए सदाऊ योजना के बारे में सोचते हुए जनरल के पास जनरल के पास से अपने घर चले गए। इस तरह सब कुछ उनके हाथ से चला जाएगा। वे हाना को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वे घर में मरने वालों के विचार से तो बिल्कुल डर जाएगी। वो तो ऑपरेशन देख के डर गई थी, तो मैं ये कह दूँ इसको मारेंगे तो फिर बिलीव नहीं करेगी और घबरा जाएगी। और फिर भी निश्चित रूप से ऐसे लोग जापान जैसे एक निरंकुश राज्य में आवश्यक थे। शासक लोग अपने विरोधियों से और कैसे निपट सकते थे। उन्होंने अपने मस्तिष्क में तर्क के अलावा और कोई वातावरण नहीं बनने दिया उस समय, जबकि वे उस कमरे में गए जहां वे अमेरिकी बिस्तर में था। लेकिन जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह नवयुवक बिस्तर से बाहर था और बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। वे अचानक बोल उठे, ये क्या है? तुम्हें तुम्हारा कमरा छोड़ने की अनुमति किसने दी? टॉम ने प्रसन्नता से कहा, मुझे अनुमति के लिए प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। मैं फिर से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन क्या इस और मांसपेशियां हमेशा अकड़ी रहेगी? ये और पूछता है। वो कहता है कि मैं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। सदाऊ ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा है? वह बाकी सब कुछ भूल गए। वे बुदबुदाए, अब मुझे लगता है मैंने इस चीज़ का इलाज किया था। उन्होंने उस आदमी की शर्ट का किनारा उठाया और ठीक होते हुए घाव को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यदि व्यायाम से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो शायद मालिश से होगा। उस नवयुवक ने कहा, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसके दाढ़ी के सुनहरे पीले कठोर छोटे बालों के नीचे उसका चेहरा दुबला पतला था। बोला, कहो डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है। यदि मैं आप जैसे जापानी से न मिला होता तो आज मैं जीवित नहीं होता। मैं जानता हूँ। सदाऊ ने सिर झुकाया परंतु बोल नहीं पाई। टॉम गर्मजोशी से कहता गया, निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ। एक कुर्सी को पकड़े हुए उसके बड़े दुबले हाथ उंगलियों के जोड़ों पर से सफ़ेद थे। मेरा मानना है कि यदि सभी जापानी तुम्हारे जैसे होते तो युद्ध ही नहीं होता। सदाऊ ने कठिनाई से कहा, शायद, और अब मुझे लगता है अच्छा रहेगा तुम वापस बिस्तर पर चले जाओ। उन्होंने उस लड़के को सहारा देकर वापस बिस्तर में लिटाया और फिर झुके। उन्होंने कहा, शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर देखो, सदाऊ उस रात ठीक से सो नहीं पाए। वह बार बार जाग जाते। उन्हें लगता कि उन्होंने कदमों की सरसराहट की आवाज़ सुनी है, जिससे कोई आवाज़ आ गई और वो भी मार दिया होगा उसको। कभी लगता कि बगीचे में किसी टहनी के ताड़े जाने हो या किसी ने पत्थर की, मतलब ऐसा लगता ना पेड़ के पत्ते भी हिलते, हम सोचते हैं कि हाँ वो आ गए, क्योंकि आने वाले थे। आवाज़ सुनी, एक ऐसी आवाज़ जैसे कि कुछ लोगों द्वारा किसी बोझ को ले जाने की हो। अगले प्रातः उन्होंने अतिथि कक्ष में पहले जाने का बहाना बनाया। यदि वह अमेरिकी जा चुका होता तो वे हाना से सीधे साधे कह देते कि जनरल का निर्देश था। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्हें तुरंत देखा तकिए पर वह खुरदरा सुनहरा पीला सिर था। वे नींद में शांतिपूर्ण ढंग से चलती सांस की आवाज़ सुन पा रहे थे और उन्होंने चुपचाप दरवाज़ा पुनः वापस बंद कर दिया कि इसका मतलब ये है कि आज रात तो वो नहीं आए, अभी जिंदा है वो, और मतलब यहीं पर है। उन हाना से कहा, वह सोया हुआ है, उसका इस तरह सोना बताना है कि वह लगभग ठीक है। हाना अपनी पुरानी रट लगाती हुई फुसफुसाई, हम उसके साथ क्या करेंगे? अभी हमेशा यहीं सुलाएंगे क्या इसको? सदाऊ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने वायदा किया, मुझे 1-2 दिन में तय करना ही होगा। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने सोचा दूसरी रात्रि अवश्य ही रात्रि होगी और जिस रात इसका इलाज ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसका काम तमाम। उस रात्रि तेज हवा चली। उन्होंने टहनियों के झुकने की और कमरे में 2 हिस्सों में बंटने वाले जो पार्टीशन था उसके खिसकने की आवाज़ सुनी, ऐसा लगा। ठीक है, हाना भी जग गई। उसने पूछा, क्या हमें जाकर उस बीमार व्यक्ति का हिस्सा यानी कि बंद जो कमरे का जो है वो बंद कर देना चाहिए? सदाऊ ने कहा, नहीं, अब वह स्वयं अपने लिए ये कर सकता है। लेकिन अगली प्रातः वह अमेरिकी अब भी वहीं था। अगले दिन देखा तो फिर वहीं का वो सो रहा था। तीसरी रात्रि अवश्य ही रात्रि होगी। डॉक्टर सोचा चलो आज भी नहीं तो अगले तीसरी रात तो इसकी लास्ट नाइट होगी। हल्की वर्षा में बदल गई। बगीचा टपकते हुए झज्जों और चलते हुए फव्वारों की आवाज़ों से भर गया। सदाऊ कुछ ठीक से सोए, लेकिन वह एक धड़ाम की आवाज़ पर जाग गए और उछलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। हाना चिल्लाई, ये क्या था? उसकी आवाज़ से बच्चा जाग गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और हिलने नहीं दिया कि नहीं रुक जाओ। वे चिल्लाई, सदाऊ तुम्हें क्या हुआ है? वे बुदबुदाए, मत जाओ। उनके डर ने उसे भी ग्रस्त कर लिया और वे सांस रोक की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रही। वहाँ केवल शांति थी। वे साथ चुपचाप धीरे से वापस बिस्तर पर चले गए। बच्चा उनके बीच में था। फिर भी जब उन्होंने प्रातः अतिथि कक्षा दरवाज़ा खोला, नवयुवक वह का वहीं था। वे बहुत प्रसन्न थे कि चलो कोई बात नहीं, पहले ना चुका था और अब खड़ा भी था। उसने कल एक रेजर मांगा था।
दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए। और आज उनके गालों पर हल्का रंग आ गया था। उसने प्रसन्नता से कहा, मैं ठीक हूँ, उसने ये कहा, ठीक है। सदाओं ने अपने थके हुए शरीर पर अपना किमोना पहना। उन्होंने अचानक तय किया कि वह इस तरह एक भी और रात्रि नहीं काट सकते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें इस नवयुवक के जीवन की चिंता थी, नहीं, बात बस ये थी कि वे तनाव नहीं झेल सकते। सदाओं ने सहमति में कहा, तुम ठीक हो। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। तुम इतने ठीक हो कि मुझे लगता है कि यदि मैं आज रात्रि अपनी नाव उसमें भोजन और अतिरिक्त कपड़ों के साथ किनारे पर लगा दूं, तो तुम समुद्री किनारे से कुछ ही दूर स्थित उस छोटे से द्वीप तक उसे खींच सकोगे, मतलब ले जा सकोगे। उस किनारे से इतना निकट है कि इस पर किला बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। इस पर कोई नहीं रहता है क्योंकि तूफान में ये पानी में डूब जाता है, लेकिन ये तूफान का मौसम नहीं है। क्योंकि वैसे आपको पता है ना, जापान में कितना भयंकर भूकंप तूफान आते रहते हैं। तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक कि तुम किसी कोरियन देश का नाम कि मछुआरे की नाव को पास से गुजरने न देख लो। वे द्वीप बिल्कुल पास से गुजरते हैं क्योंकि वहाँ पानी कहीं फैथम, यानी कि जो पानी नापने की एक इकाई होती है फैथम, ठीक है, फैथम गहरा है। उस नवयुवक ने धीरे धीरे समझते हुए नजरें टिकाकर उन्हें देखा। उसने पूछा, क्या मेरे लिए करना ज़रूरी है? सदाओं ने विनम्रता से कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम समझते हो, ये बात छुपी नहीं है कि तुम यहाँ मेरे पास हो। ये बात छुपी नहीं है, सबको पता चल गया है। उस नवयुवक ने पूरी बात समझते हुए सिर हिलाया। उसने ये बस इतना कहा, ठीक है। सदाओं शाम से पहले दोबारा उससे नहीं मिले। जैसे ही अंधेरा हुआ, वे अपनी मजबूत नाव को घसीटकर किनारे पर ले आए और उन्होंने उसमें भोजन व बोतल बंद पानी रख दिया जो वे दिन में चुपके से खरीद लाए थे। साथ ही उन्होंने उसमें 2 रजाइयाँ भी रख दी जो उन्होंने एक सामान गिरवी रखने वाली दुकान से खरीदी थी। उन्होंने नाव को पानी में एक खंभे से बांध दिया क्योंकि ज्वार भाटा ऊंचा था, चांद नहीं चमक रहा था। और उन्होंने फ्लैश लाइट के बिना, यानी कि बिना लाइट के काम ये किया था। जब वे घर आए तो उन्होंने अंदर ऐसे प्रवेश किया जैसे कि वे अभी अपने कार्य में लौटे हों और इसलिए हाना को कुछ पता नहीं चला। रात्रि का भोजन परोसते समय वे बोली, आज यूमी यहाँ आई थी। यद्यपि वे यानी इतनी आधुनिक थी फिर भी वे उनके साथ भोजन नहीं करती थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ने के साथ कहना जारी रखा, वे बच्चे से लिपटा कर रोई। वे उसे इतना याद करती हैं। सदाओं ने कहा, उस विदेश के जाते ही नौकर वापस आ जाएंगे। कहा कि देखना सारे नौकर वापस आ जाएंगे, बस ये यहाँ से जो दौड़िया है ये यहाँ से निकले तो सही, ठीक है। उस रात्रि सोने से पहले वह अतिथि कक्ष में गए और सावधानी से उस अमेरिकी का तापमान, मतलब टेम्परेचर, उसके घाव की स्थिति और उसके हृदय व नब्ज की जांच की। नब्ज अनियमित थी, परंतु ऐसा शायद उत्तेजना के कारण हुआ होगा क्योंकि थोड़ापन जब होते हैं तो भी हाइपर होते हैं, तभी वो थोड़ी तेज़ हो जाती है धड़कन। और वह नवयुवक होठ आपस में भिंचे हुए थे और आंखें मानो जल रही थी। केवल उसकी गर्दन पर घाव के निशान लाल थे। उसने सदाओं से कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम फिर मेरा जीवन बचा रहे हो। सदाओं ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बात बस इतनी है कि तुम्हें यहाँ और अधिक समय तक रखना असुविधाजनक है। उस आदमी को फ्लैश लाइट देने में बहुत झिझके थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे फ्लैश लाइट देने का निश्चय कर लिया था। ये एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी जो उनकी अपनी थी, जिसे वे रात्रि के समय प्रयोग करते थे जब उन्हें, मतलब मरीजों के पास में बुलाया जाता था। उन्होंने कहा, यदि नाव पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाता है तो बिल्कुल उसी क्षण मुझे 2 प्रकाश संकेत देना। जब सूर्य क्षितिज पर ढले, अंधेरे में संकेत मत देना क्योंकि उसे देख लिया जाएगा। सूर्य जब ढले उस टाइम देना ताकि सिर्फ हर किसी को नहीं दिखेगा, मुझे दिख जाएगा। तुम्हें पकड़ने के लिए आसानी से ताज़ी मछली मिल जाएगी, परंतु तुम्हें उसे कच्चा ही खाना पड़ेगा। आग लोगों को दिख जाएगी, आग मत जलाना। उस नवयुवक ने सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ऐसा कर लूँगा। अब वह नवयुवक जापानी कपड़े पहने हुए था जो सदाओं ने उसे दिए थे और अंतिम क्षण में सदाओं ने उसके सुनहरे पीले सिर पर एक काला कपड़ा लपेट दिया था। सदाओं ने कहा, अब उस युवा अमेरिकी ने एक भी शब्द कहे बिना गर्मजोशी से सदाओं से हाथ मिलाया और फिर फर्श को पार करके सीढ़ियों से उतरकर बगीचे के अंधकार में चल दिया। एक बार दोबारा उसने अपनी फ्लैश लाइट को उसका रास्ता ढूंढने के लिए चमकते हुए देखा, लेकिन उस पर कोई शक नहीं करता। उन्होंने सदाओं तब तक प्रतीक्षा की जब तक किनारे से एक प्रकाश की चमक दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने कमरे के बीच से बांटने वाला जो स्क्रीन बंद कर दिया। उस रात वे सोए। जनरल ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम कहते हो वह आदमी भाग निकला? उसका 1 सप्ताह पहले ऑपरेशन हुआ था, एक इमरजेंसी ऑपरेशन जिसके लिए सदाओं को रात बुलाया गया था। उस रात बुलाया था। 12 घंटे तक सदाओं को आश्वस्त नहीं थे कि जनरल जीवित बचेगा। उसकी पित्त की थैली बहुत प्रभावित हो गई थी। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति
पुनः लंबी सांस लेने लगा था और भोजन मांगने लगा था, मतलब अर्थात ठीक होने लगा था। सदाओ कातिलों के बारे में नहीं पूछ पाए थे, जहाँ तक उन्हें पता था, मतलब वे कभी नहीं आए थे, जो मरने वाले थे ना वो कभी नहीं आए थे। नौकर वापस आ गए थे। यूमी ने अतिथि कक्ष की पूरी तरह सफाई कर दी थी और उस श्वेत आदमी की गंध को उसके जो कक्ष से बाहर निकालने के लिए उसमें गंधक जला दिया था, वो जैसे अपन जलाते ना कुछ धुएं वाला, वैसा। किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, बस माली गुस्से में था। किसी ने शिकायत नहीं की, देख लो माली की है ना अपने, और जो माली था वो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि वह सही समय पर गुलदाउदी के फूल नहीं लगा पाया था। लेकिन एक सप्ताह बाद सदाओ ने महसूस किया कि जनरल इतना ठीक हो गया है कि उससे बंदी के बारे में बात की जा सकती है। अब ठीक है, जनरल से बात करते हैं। जब सदाओ ने कहा हाँ महामहिम, वह भाग निकला। वह खांसे, ये दिखाते हुए कि उन्होंने ये सब नहीं कहा जो वे कह सकते थे, लेकिन वे जनरल को और परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसे बूढ़े आदमी जनरल ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने कुछ शक्ति के साथ कहा, वह कैदी, क्या मैंने तुमसे वायदा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे मरवा दूंगा? सदाओ ने कहा हाँ महामहिम, आपने वादा मुझसे किया था। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य के लहजे में कहा ठीक है, मैंने ऐसा वायदा किया था, परंतु तुम देख ही रहे हो मैं बहुत कष्ट में था। अच्छा, ये चीज़ है कि उसने कहा था कि, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति क्या है कि जो जनरल था वो खुद बेचारा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। हालांकि उसने प्रॉमिस तो किया था कि मैं इसको मरवा दूंगा, लेकिन बीमार पड़ने की वजह नहीं मरवा पाया। मैंने वादा किया था, परंतु देख रहे हो बहुत कष्ट में था। सच ये है कि मुझे अपने अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था। संक्षेप में मैं तुमसे किया गया अपना वायदा भूल गया। बात तो सच ही है। सदाओ बड़बड़ाए, मुझे आश्चर्य हुआ महामहिम, मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं आपकी इतने दिनों से सेवा करता हूँ, हर तरह की बात मानता हूँ। या जब आप एक छोटा सा ये काम मतलब नहीं करे, छोटा सा तो नहीं है वैसे, लेकिन ये काम नहीं किया। जनरल का मैंने निश्चित रूप से बहुत लापरवाही की, लेकिन तुम समझते हो कि ये देशभक्ति कर्तव्य निष्ठा की कमी नहीं थी। उसने चिंता के भाव से अपने डॉक्टर की ओर देखा। यदि ये मामला प्रकाश में आता है तो तुम ये बात समझते हो ना? जनरल ने कहा कि अगर मार भी देते, अगर मामला बाहर आ जाता तो पक्का आपको जेल हो जाती, और जनरल ये नहीं चाहते थे कि इसको जेल हो। ठीक है, सदाओ ने निश्चित रूप से महामहिम, उन्होंने अचानक समझ लिया कि जनरल उनकी हथेली में, मुट्ठी में नियंत्रण में था, और ये भी कि इसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह सुरक्षित थे। उन्होंने बूढ़े जनरल से कहा, मैं आपकी निष्ठा और शत्रु के विरुद्ध आपके उत्साह के लिए शपथ खा सकता हूँ महामहिम। ठीक है, ओथ ले सकता हूँ, शपथ ले सकता हूँ। जनरल बड़बड़ाया, तुम एक अच्छा आदमी हो, और उसने अपनी आंखें मूंद ली। तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। लेकिन उस रात्रि धुंधलके से बड़े समुद्र में काला दबाने अमेरिकी जो नवयुवक था, तलाशते हुए सदाओं को अपना पुरस्कार मिल गया था। ठीक है, सूर्यास्त के समय कोई प्रकाश का तीखा खंड मतलब किरण नहीं था, द्वीप पर कोई नहीं था। उनका बंदी जा चुका था, सुरक्षित, निसंदेह, क्योंकि उन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी कि वह केवल कोरिया की मतलब किसी मछुआरे की नाव की प्रतीक्षा करें। बस वह एक क्षण बरामदे में खड़े रहे, टकटकी लगाकर बाहर समुद्र को देखते हुए, जहाँ से उस रात्रि नवयुवक आया था। और उनके मस्तिष्क में, हालांकि बिना किसी कारण के, वे श्वेत चेहरे उभरे जिन्हें वे जानते थे। वे प्रोफेसर जिनके घर पर वे मतलब हाना से मिले थे। मतलब ये जो हैं, ये डॉक्टर भी तो वहाँ जहाँ मिले थे वो भी तो गोरे लोग ही थे, वो भी अमेरिकन थे, जहाँ से इन्होंने हाना को पाया था। ये हाना के प्रोफेसर भी वही थे। तो एक नीरस व्यक्ति, ये इन सब की बातें याद आई अब, क्योंकि इन्होंने एक अमेरिकी गोरे लोग को इलाज किया है, तो इन्होंने सोचा कि यार अपने इलाज करके कोई एहसान नहीं करे, हमारे वहाँ पर भी तो वो भी तो यही थे, अमेरिकन थे। वे नीरस व्यक्ति, उनकी पत्नी जो एक मूर्ख बातूनी महिला थी, दयालु बनने की अपनी इच्छा के बावजूद उन्हें अपना शरीर रचना विज्ञान के वृद्ध अध्यापक याद आए, जो चाकू से दया दिखाने, मतलब वो भी अमेरिकन थे भाई, इन्होंने जिनको डॉक्टर बनाया वो भी अमेरिकन थे, जो चाकू से दया दिखाने मतलब ऑपरेशन करते समय दया भाव रखने के प्रति इतना आग्रही थे। और फिर उन्हें अपनी मोटी और फोर्ड मकान मालकिन का चेहरा भी याद आया, वो भी अमेरिकन थी। ठीक है, क्योंकि वहीं पर पड़े थे वो। उन्हें अमेरिका में रहने का स्थान ढूंढने में बहुत कठिनाई हुई थी, क्योंकि वह एक जापानी थे। अमेरिकी लोग पूर्वाग्रह से भरे थे और स्वयं को उनसे श्रेष्ठ जानते हुए उनमें रहना कठिन था। उन्हें कैसे उस अज्ञानी और गंदी वृद्ध महिला से घृणा हुई थी, जिसने आखिर में उन्हें अपने टूटे फूटे घर में रहने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, उन्होंने एक बार उसके प्रति कृतज्ञ होने का प्रयास किया था, क्योंकि उसने मतलब उनके अंतिम वर्ष में उन्हें, जो कि उनका पढ़ाई का लास्ट वर्ष था, उन्हें इन्फ्लुएंजा होने के दौरान उनकी देखभाल की थी। लेकिन ये कठिन था, क्योंकि अपनी दयालुता में वह उसके प्रति कम भावुक नहीं थी। वह उन्हें उस बंदी का युवा दुबला पतला चेहरा याद आया, श्वेत और भावुक।
उन्हें सोचा अजीब बात है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। ठीक है, ये थे भाई ज़बरदस्त स्टोरी, बहुत ही बड़ी स्टोरी, वाकई बहुत बड़ी स्टोरी है। एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने की है। मैंने अगर वर्ड पढ़ लिया तो एक एक शब्द एक एक वर्ड पढ़ लिया तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। ठीक है, स्टोरी आराम से पढ़ लोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर पांचवा कि वाई डिड द मैसेंजर कम टू कॉल, क्या नाम इसका, सदाओ। वो डिड हाना थिंक अबाउट द विजिट ऑफ द मैसेंजर, यानी जो मैसेंजर का मतलब कि संदेशवाहक। ठीक है, वह संदेशवाहक सदाओ को बुलाने क्यों आया था। हाना ने संदेशवाहक के आगमन के विषय में क्या सोचा था। तो देखो, द मैसेंजर कैम टू डॉक्टर सदाओ टू इन्फॉर्म हिम दैट द जनरल वॉज ए पेन एंड ही नीडेड हिज केयर। आपको पता ना कि मैसेंजर यानी कि वह संदेशवाहक डॉक्टर, ये तो इसकी जरूरत नहीं, खैर वह संदेशवाहक डॉक्टर सदाओ के पास उसे ये सूचित करने आया था कि उसके सेनापति जो जनरल है ना, उसको दर्द हो रहा है। देखो साफ साफ पता चल रहा है कि इन्फॉर्म हिम दैट द जनरल वॉज इन पेन, मतलब उसके दर्द हो रहा है, एंड ही नीडेड हिज केयर, और उसे उसकी ज़रूरत है देख रेख करने के लिए, उसको डॉक्टर को बुलाया है, इस सदाओ को बुलाया है। तो हाना थॉट दैट द सर्वेंट्स हैड बिट्रेड देम, सो दे हैड टू अरेस्ट डॉक्टर सदाओ फॉर शेल्टरिंग एन एनिमी, अमेरिकन जो था। लेकिन जो हैना थी, उसने हैना ने क्या सोचा, हैना ने ये सोचा कि यार कहीं वो तो नहीं आ गए, क्योंकि उन्होंने एक एनिमी को रोक रखा था ना घर पे, उस इंसान को जो अमेरिका का रहने वाला था। ठीक है, अमेरिकन आर्मी में था, उसको रात को वो आ गया था, उसका इलाज कर रहे थे। तो हैना ने सोचा कि क्या पता वो कहीं इसको सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आ गए हो, क्या पता किसी ने बता दिया हो। ठीक है, कि ये जो एनिमी है, जो अमेरिका का जो दुश्मन है, वो हमारे यहाँ पर रह रहा है, तो इसका क्या पता। वो ये सोचकर डर गई थी वो, हालांकि वो ऐसा नहीं था। वो जो संदेशवाहक जो मैसेंजर आया था, वो तो ये आया था कि डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए आया था, क्योंकि जनरल जो था जिसके इलाज करने के लिए डॉक्टर वहाँ पर रुका था, रह रहा था जापान में, तो उस डॉक्टर इलाज उसी से होता था, इसलिए वो आए थे बुलाने के लिए। तो ये अपने चैप्टर में पढ़ लिया था। फिर वाई वो सदाओ नॉट सेंड विद ट्रूप्स, सदाओ को सैनिकों के साथ क्यों नहीं भेजा गया, बताओ। इसी का आंसर इसमें मिल जाएगा। सदाओ जो था उनको भी सैनिकों के साथ वहाँ क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि सदाओ वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी एंड द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, सो सदाओ वॉज नॉट सेंड विथ ट्रूप्स। यानी कि सदाओ जो है ना, वो एक तो खोज कर रहे थे, कुछ मतलब सर्च कर रिसर्च कर रहा था, और दूसरी बात जो ये जनरल है, जनरल जब भी बीमार होता तो इस जनरल का इलाज सदाओ ही करता था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बूढ़े जनरल को किसी भी समय ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए सदाओ को वहीं पर रोका गया, सैनिकों के साथ उनको साथ में नहीं भेजा गया। ठीक है, ये बात है, क्योंकि जनरल का इलाज हमेशा सदाओ करता था। फिफ्थ, व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द सोल्जर्स लाइफ, या फिर डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स येट ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर, व्हाई, एक्सप्लेन। देखो, सदाओ वाज ए डॉक्टर, सो द डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन प्रॉम्प्टेड हिज सेव द सोल्जर्स लाइफ, तो ही बिलोंग टू हिज एनिमी कंट्री। यही तो बात है भाई, सदाओ एक डॉक्टर था, डॉक्टर का क्या फर्ज होता है, सबसे पहले चाहे कोई भी उसकी जान बचाई जाए, बस वही था, इसलिए। 6, हाउ डिड सर्वेंट बिहेव व्हेन सदाओ शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन हिज हाउस, यानी कि जो इनके नौकर थे उन्होंने कैसे मतलब उनका जो है घर में उसी वाइट मैन को रख लिया, तो उसका सहयोग क्यों नहीं किया। तो देखो, द पेरिट सर्वेंट डिड नॉट लाइक टू शेल्टर एन एनिमी शोल्डर इन द हाउस, मतलब घर के अंदर जो नौकर थे वो ये उसको जो वाइट मैन है उसको रखना पसंद नहीं करते थे, सो दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट एंड इवन लेफ्ट देयर जॉब, इसलिए उन्होंने अब सहयोग करने से मना भी कर दिया, इवन नौकरी भी छोड़ दी, वहाँ से चले गए। What efforts did Dr. Sadao and Hana make to save the American soldier? क्या क्या किया था उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो आप सबको पता ही चल गया कहानी में। Dr. Sadao and his wife brought the wounded man to home and helped him greatly. Sadao operate on him, ऑपरेशन किया and save his life for removing the bullet from his body, और अपने उसके शरीर में से एक जो गोली थी, बुलेट थी, वो भी निकाल। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ का चरित्र चित्रण भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि कितना, अब सुनो, अब डॉक्टर सदाओ के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यही आंसर लिखना है। डॉक्टर सदाओ कैसा था, डॉक्टर आपको ये आ सकता है कि प्रूव कीजिए डॉक्टर सदाओ अच्छा डॉक्टर, तो भी ये आंसर है। मतलब कैसा भी आ जाए, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना करो, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सदाओ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डॉक्टर सदाओ कैसा डॉक्टर था, डॉक्टर सदाओ ने कैसे इलाज किया, डॉक्टर सदाओ बताइए, प्रूव कीजिए डॉक्टर सदाओ अच्छा डॉक्टर था, ये कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ये लिखना है। डॉक्टर सदाओ कैरेक्टर से पूछे तो भी ये लिखना है, मतलब हर तरह से क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कि डॉक्टर सदाओ इज नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ट्रू ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही बात है। ये केवल नहीं केवल अच्छा डॉक्टर था बल्कि एक अच्छा इंसान भी था, मनुष्य भी था।
कि क्योंकि इसका एक फ़र्ज़ था किसी की जान बचाना और बचाई इसने। ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, बिल्कुल सही बात है, इनको मेडिसिन में और सर्जरी मतलब ऑपरेशन में अच्छा नॉलेज था। और ही ऑल्सो रिमेंबर्स दैट ही हैज़ बीन ट्रेंड टू सेव लिव्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी याद रखते हैं कि उन्हें सब प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी जीवन बचाने के प्रशिक्षण बिल्कुल ट्रेंड को किया गया है। कैसे भी हो कि सेव लाइव्स मतलब किसी को कैसे बचाना है, मेन काम है पहले उसको बचाना, उसके बाद उसका इलाज करना, पहले जान बचानी चाहिए, वो उनको आता है कैसी भी कंडीशन हो जाए। चाहे एज ए गुड ह्यूमन बींग हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ सिंपैथी फॉर ऑल, ये अच्छे मनुष्य इस वजह से सभी के प्रति सहानुभूति है। और सेविंग लिव्स इन हर हिज रिलीजन, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि जीवन बचाना उनका धर्म है, ठीक है। सेविंग लिव्स इज हिज रिलीजन, मतलब किसी की जान बचाना उनका धर्म है। और दैट इज़ वाई ही सेव द लाइफ ऑफ सोल्जर हु बिलोंग्स टू हिज एनिमी कंट्री, इसीलिए उसने दुश्मन कंट्री का होने के बावजूद उसकी लाइफ बचाई थी। और ही इज़ ऑल्सो अ लविंग हस्बैंड एंड है, वो तो अपन कह सकते हैं सन, बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा पति था और एक अच्छा सन भी था, बेटा भी था, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि एक सर्जन बने, वाकई अच्छे सर्जन भी ये बने। तो ये भी डॉक्टर सदाव के बारे में आप लिख सकते हो जो आपको याद होगी।